अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। एक रोज़ मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त मेरे पास कोई क्लाइंट मौजूद नहीं था। लगभग रात के 9 बजने वाले थे और मैं दफ्तर से उठने की तैयारी कर रहा था। शोर की आवाज़ ने मुझे कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज़ें चूँकि खुली हुई खिड़की के तवज्जुह से मेरी समात तक पहुँची थीं, लिहाजा मैं सीधा उसी तरफ बढ़ गया। मेरे ऑफिस की मज़कूरा खिड़की अगली गली की जानिब पड़ती थी, जिधर ज़्यादातर रिहायशी इमारतें थीं। मैंने खुली हुई खिड़की में से देखा कि एक इमारत के सामने 30-40 अफराद जमा थे और इनमें से हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन इतनी दूर खिड़की में खड़े होकर इनकी बोलियों को समझना मुमकिन नहीं था। मेरी आंख ने जो कुछ देखा, इसमें 2 अफराद एक दूसरे से दस्तों गिरेबां थे। बाकी तमाम अफराद इन्हें छुड़ाने और झगड़े से बाज रखने की कोशिश में तरह तरह की हिदायत दे रहे थे, जो एक बेहंगम शोर की शक्ल इख्तियार करके मुझ तक पहुंच रहा था। मैंने अपनी तवज्जो इन दोनों झगड़ालू अफराद पर मरकूज कर दी। जल्दी मुझे पता चल गया कि इनमें एक दूसरे पर हावी था और वो बेदर एक दूसरे की पिटाई कर रहा था और इसे लात मुक्के के अलावा उठा उठा कर और धकेल धकेल कर दीवारों पर भी मार रहा था। दरमियानी उम्र की एक औरत को भी मैंने इन दोनों के बहुत करीब देखा, जो हद्दुल मकदूर हलक का इस्तेमाल करके इन्हें गुस्सा थूक देने की तलकीन कर रही थी, लेकिन वो थे कि गुस्सा थूकने की बजाय निकलते जा रहे थे। पिटने वाले की पूरी कोशिश थी कि वो भी चंद कारनामे अंजाम दे सके, लेकिन अपने मद्दे मुकाबिल की यलगार के सामने इस बेचारे का कोई बस नहीं चल रहा था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं थी कि अगर इनकी धींगा मुश्ती को ना रोका गया तो कोई संगीन हादसा भी पेश आ सकता है। मेरे देखते ही देखते गालिब और मगलूब के अलावा तमाशाई भी इस इमारत के गेट से अंदर दाखिल हो गए, जिसके सामने ये सारा हंगामा बरपा था। अब मैंने देख नहीं सकता था, ताहम 30-40 अफराद के बैक वक्त बोलने और चिल्लाने की आवाज़ें एक शोर की सूरत बदस्तूर मुझ तक पहुँच रही थीं। मैं खिड़की छोड़कर अपनी सीट पर आ गया और इंटरकॉम पर मुश्ताक के बारे में पूछा। मुश्ताक मेरे पास ऑफिस बॉय की हैसियत से काम करता था। मैं इसे नीचे भेजना चाहता था ताकि इस हंगामे के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकें। इंसान जिस माहौल में रहता है उसकी तरफ से कभी गफलत नहीं बरतना चाहिए। बेखबरी किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन जानते बूझते की बेखबरी गफलत और कोताही में शुमार होती है, जो शदीद नुकसान का सबब बनती है। इंटरकॉम मेरी सेक्रेटरी हिना ने रिसीव किया और मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, सर मुश्ताक तो काफ़ी देर से नीचे गया हुआ है। काफ़ी देर से? मैंने हैरत भरे अल्फाज में दोहराया। क्या वो किसी ज़रूरी काम से गया है? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उसने कहा, सर वो अभी अंदर दाखिल हुआ है, आपसे बात कराऊं? नहीं, मैंने कतई लहजे में कहा, इसे मेरे चैम्बर में भेज दें। ओके सर, हिना ने फर्माबरदारी से कहा। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर क्रैडल कर दिया। कुछ लम्हों बाद मुश्ताक मेरे सामने हाजिर हो चुका तो मैंने पूछा, तुम इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे? बेग साहब, मैं गया तो 5 मिनट के लिए था, वो वजाहत करते हुए बोला, लेकिन एक सनसनीखेज वाक़ये ने मेरे पाँव रोक लिए और वापसी में देर हो गई। कैसा वाक़या? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने जिस वाक़ये का जिक्र किया, ये वही झगड़ा था जिसकी मालूमात मंगवाने के लिए मैं मुश्ताक को नीचे भेजने का इरादा रखता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ यार, शोर और हंगामे की आवाज़ें तो मुझ तक भी पहुंची थीं। बताओ ये क्या किस्सा है? मुश्ताक को मेरे पास ऑफिस बॉय की हैसियत से काम करते हुए 4-5 साल का अरसा हो गया था। वो दरमियाने कद-बुद का मालिक, एक शरीफ इंसान था, ताहम इसकी फितरत में बेपनाह तजस्सुस पाया जाता था। वो बुनियादी तौर पर किसी सरकारी महकमे से वाबस्ता था, जहाँ से वो दोपहर तक वापस आ जाता था और शाम में पार्ट टाइम मेरे साथ काम करता था। इस ज़माने में सरकारी मुलाजमीन के ऐसे ठाट बाट नहीं हुआ करते थे।
जैसा कि आजकल देखने को मिलते हैं। लिहाजा शरीफ-उन-नफ्स इंसान को अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए सरकारी नौकरी के अलावा और भी कुछ न कुछ करना पड़ता था। मुश्ताक भी एक शादीशुदा शख्स था। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। मेरे इस्तफसार पर मुश्ताक ने बताया कि वो दरअसल 2 हमज़ुल्फ़ अफराद का झगड़ा था, जो इसी रिहायशी बिल्डिंग में रहते थे, जिसके गेट के सामने वो फसाद बरपा था। इस इमारत का असल नाम ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं होगा। आप इसे हाफिज़ अपार्टमेंट्स फ़र्ज़ कर लें। मुश्ताक के बयान के मुताबिक हाफिज़ अपार्टमेंट्स के 4th फ्लोर पर एक बेसहारा बेवा रहती थी। 10 साल पहले अमीना नामी इस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया था। अमीना की सिर्फ 2 बेटियां थीं, मारिया और राबिया। 3 साल पहले उसने मारिया की शादी फैसल नामी एक शख्स से कर दी थी और अभी 1 साल पेशतर छोटी बहन राबिया की शादी इमरान नामी एक नौजवान से हुई थी। जिस धुआंधार झगड़े का नज़ारा मैंने अपनी खिड़की से थोड़ी देर पहले किया था, वो इमरान और फैसल के बीच होने वाली मारामारी थी। इस धींगा मुश्ती और उठापटक ने फैसल के हाथों इमरान को मुत्तइद जिस्मानी ज़रबात से नवाजा था और इनके आसपास मैंने जिस अधेड़ उम्र औरत को परेशान हाल देखा था, वो इनकी सास अमीना बेगम थी। इस खूनी तनाज़े की कोई वजह मालूम हो सकी? मैंने मुश्ताक से पूछा। बिल्कुल असल और अंदरूनी वजह तो पता नहीं चली जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन सुनने में ये आया है कि अमीना के दोनों दामादों में काफ़ी दिनों से अनबन चल रही थी। पिछले 3-4 दिन से ज़बानी कलामी झड़पें होती रही हैं, जिसकी आवाज़ें आस पड़ोस और बिल्डिंग के दूसरे अफराद ने भी सुनी थीं, लेकिन मुझे लगता है असल मामला कुछ और ही है। मुश्ताक इतना संजीदा नज़र आ रहा था जैसे वाकई कोई गंभीर मसला उठ खड़ा हुआ हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारे ख्याल में क्या मामला हो सकता है मुश्ताक? जनाब, सारे मसले शुरू होते हैं गलत फैसलों से, वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला। मेरे सामने भी ऐसी गलती करने का मौका आया था, लेकिन मैंने अपने आर्जी फ़ायदे पर मुस्तकिल सकून को फ़ौक़ियत दी और आज वाकई मैं बहुत पुरसुकून हूँ। मुश्ताक की वजाहत मेरे पल्ले न पड़ी, उसने मेरे जहन को उलझा दिया था। तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक़ है मुश्ताक? तुम खुद को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? वो जी, बात दरअसल ये है कि वो सादा से लहजे में बोला, मैं समझता हूँ कि ये सारा फितना ससुराल में रहने की वजह से हुआ है। मुझे भी कभी अपनी ससुराल से ऐसी पेशकश हुई थी, लेकिन मैंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया और किराए के घर में रह रहा हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत खुश हूँ। मैं फ़ौरन से बेशतर मुश्ताक की बात की तह में उतर गया और एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा, तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि फैसल और इमरान अपनी ससुराल में यानी अमीना बेगम के घर में रह रहे हैं? हाँ जनाब, मैंने यही सुना है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इमरान तो शादी के फ़ौरन बाद ही यहाँ आ गया था और फैसल महीने 1.5 महीने से बीवी बच्चों के साथ इधर ही रुका हुआ है। एक घर में एक से ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हों तो बर्तन से बर्तन कुछ ज़्यादा ही टकराने लगते हैं, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर इन बर्तनों के टकराव की आवाज़ घर से निकलकर गली, महल्ले और सड़क तक जा पहुंचती है, जैसा कि यहाँ हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं बेग साहब, वो तायदी अंदाज में बोला। फिर पुरस्कार लहजे में पूछने लगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। हाँ बोलो, तुम्हारे जहन में क्या है? वो बोला, मेरे ख्याल में ये बर्तनों के टकराने से ज़्यादा बीवियों के टकराने का शोर था। मुझे पता चला है कि अमीना बेगम के घर में खासी गड़बड़ चल रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दोनों बहनें आपस में उलझ पड़ी हैं? मैंने सवालिया नज़र से मुश्ताक की तरफ देखा, जिसके नतीजे में इनके शौहरों को घर से बाहर निकलकर दस्तों गिरेबां होना पड़ा है। जनाब, मैंने कहा है ना, अभी तक इस झगड़े की हकीकत खुलकर सामने नहीं आ सकी। इसका लहजा मायना खेज हो गया। कुछ लोगों को मैंने दबी ज़बान में ये कहते हुए भी सुना है कि फैसल अपनी साली पर बुरी नज़र रखता था। ओह, मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। फिर पुरख्याल अंदाज में कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने हाफिज़ अपार्टमेंट्स के चौकीदार इदरीस से राह रस्म निकाल ली है, वो फ़ख्रिया लहजे में बोला। वो भी इसी खोज में है कि अंदरूने खाना असल मामला क्या है। जैसे ही मुझ तक कोई सनसनीखेज़ खबर पहुंची,
मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। तुम अपनी रिसर्च जारी रखो। वो मेरे इन तारीफी कलमात से खुश हो गया, फिर गहरी संजीदगी से पूछने लगा, बेग साहब, आपने मुझे किसी काम से बुलाया था? हाँ, जाहिर है, बुलाया तो काम ही से था, मैंने सरसरी लहजे में कहा। हुक्म जनाब। बस तुम जाओ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो काम हो गया। काम हो गया? वो उलझनज़दा अंदाज में बोला। मैंने अस्बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। वो कुछ ऐसी नज़र से मुझे तकने लगा जैसे इससे मेरी बात का यकीन न आया हो। मैं तहय्यर आमेज़ तज़ब्ज़ुब के आसार बड़े वाज़ेह उसके चेहरे पे देख रहा था। चंद रोज़ दबे पाँव खामोशी और सुकून से गुजर गए। मुश्ताक ने इस झगड़े के हवाले से कोई गर्मा गर्म और ताज़ा तरीन खबर नहीं दी, लेकिन बाद अज़ां पता चला कि वो दरपर्दा इसी तहकीक में लगा हुआ था। सच्ची बात तो ये है कि मैं अपनी रोज़मर्रा पेशेवराना मसरूफियत के दौरान में इस इशू को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था। फिर एक रोज़ जब मुश्ताक अचानक मेरे पास आया और एक संगीन खबर दी तो मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। बेग साहब, आपने कुछ सुना? नहीं सुना, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बताओ, क्या हो गया? इमरान ने फैसल को कत्ल कर दिया है, वही जान आमेज़ अंदाज में बोला। इमरान, फैसल, कौन हैं ये दोनों? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। मुश्ताक ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले अमीना बेगम और माजी करीब के झगड़े का हवाला दिया तो मुझे सब याद आ गया। चंद रोज़ पहले अमीना बेगम के इन दो दामादों में सरेआम खूब दंगा फसाद हुआ था। मैं सीधा होकर बैठ गया और गहरी संजीदगी से पूछा, ये कब का वाक़या है मुश्ताक? 2 दिन पहले का, उसने जवाब दिया। 2 दिन पहले हमारे करीब इतना बड़ा वाक़या हो गया और हमें कानो कान खबर नहीं हुई? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये तुमने किस किस्म का ध्यान रखा हुआ है? जनाब, मुझे भी आज ही पता चला है, वो सादगी से बोला। और कत्ल की ये वारदात हमारे इलाके से बहुत दूर हुई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि इमरान ने इतना ख़तरनाक काम किया होगा। वो इतना हिम्मत वाला होता तो इस रोज़ फैसल के हाथों इस बुरी तरह न पिटता। तो तुम ये कहना चाहते हो इमरान ने फैसल को कत्ल नहीं किया? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसे बेगुनाह इस मामले में घसीटा गया है। जनाब, अदालत क्या फैसला करती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता इमरान इतने संगीन जुर्म में मुलव्विस होगा, वो मजबूत लहजे में बोला। और अपने दिल की यही बात मैंने अमीना बेगम से भी कही है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुश्ताक, क्या इस सिलसिले में अमीना बेगम से तुम्हारी बात हो चुकी है? न सिर्फ बात हो चुकी है, बल्कि मैंने इसे आपकी सलाहियतों के बारे में भी तफसीलन बता दिया है, वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला। कल अमीना आपसे मिलने के लिए खुद यहाँ आएगी। वाह भई, तुम तो बहुत तेज़ दौड़ रहे हो, मैंने घूर कर उसे देखा। जनाब, आप ही का शागिर्द हूँ, वो फ़ख्री अंदाज में बोला। शागिर्द? किस सिलसिले में? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मुझसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो भाई? ज़िंदगी का सब्जेक्ट जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई उस्ताद किताब उठाकर ही पढ़ाए, किसी तजुर्बेकार शख्स की सोबत में रहते हुए भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और मैं पिछले 4-5 साल से यही कर रहा हूँ। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर बोला, यहाँ आपके ऑफिस में भांत भांत के लोग आते हैं और तरह तरह के मसले सुनाते हैं। आप इनसे जिस अंदाज में पेश आते हैं वो मैं देखता रहता हूँ, जिससे ज़िंदगी का वो तजुर्बा हासिल होता है जो किसी स्कूल या कॉलेज में जाने से नहीं मिल सकता। अच्छा शागिर्द साहब, मुझे नहीं पता था मेरे ऑफिस में कोई इतना बड़ा फ़लसफ़ी भी काम कर रहा है, मैंने शगुफ्ता अंदाज में कहा। अब ज़रा इस मामले के बारे में भी बताओ जिस सिलसिले में तुम अमीना बेगम को मेरे पास लेकर आ रहे हो। उसने खकार कर गला साफ किया, फिर चंद लम्हात तक खामोश रहने के बाद फैसल मर्डर केस के बारे में मुझे बताने लगा। जाहिर है तफसीली बात तो मकतूल और मुल्ज़िम की सास ही से हो सकती थी, अलबत्ता जो मुश्ताक को मालूम था वो उसने मुझ तक पहुंचा दिया। मुश्ताक के मुताबिक मकतूल फैसल फेडरल बी एरिया में वाक़ एक मैकेनिकल फर्म में काम करता था। ये फर्म कोई मैन्युफैक्चरिंग हाउस नहीं था, बल्कि यहाँ पर हर किस्म की बिजली की मोटरें, खुसूसन पानी वाली मोटरें फ़रोख्त और मरम्मत होती थीं। फरीद मैकेनिकल वर्क्स में
फैसल रिकवरी ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा था। फरीद खान का माल पूरे कराची में और शहर से बाहर भी जाता था। कराची की रिकवरी का काम फैसल के ज़िम्मे था। कुछ अर्सा पहले फैसल अपने वालिदैन के साथ समनाबाद के इलाके में रहता था। उसका बाप कफील अहमद एक सरकारी महकमे से रिटायरमेंट के बाद किसी वकील साहब के ऑफिस में बैठ रहा था। वो वकील साहब दरअसल मुशीरे इनकम टैक्स वगैरह थे। कफील इसके छोटे मोटे काम करता रहता था। फैसल बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इससे छोटा भाई कामरान 28 साल का था। कामरान से छोटी बहन नौरीन 25 साल की थी। शादी से पहले तक तो भाईजान सबके लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन बहू घर में आने के बाद एक तूफान उठ खड़ा हुआ। फैसल की बीवी मारिया की अपनी सास नफीसा बेगम और ननद नौरीन से बिल्कुल नहीं बनती थी। इस शादी की इब्तिदा ही से घर में फड्डे शुरू हो गए थे। गलती मारिया की थी या नफीसा और नौरीन ज्यादती कर रही थीं, ये एक अलग मौजू था। लेकिन वाकया ये था कि फैसल अपनी बीवी को हक बजानिब समझता था। लिहाजा जब ये झगड़े और फसाद रोज़ बरोज़ बढ़ते चले गए तो फैसल इस नतीजे पर पहुंचा कि इसे घर छोड़कर अलग कहीं अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। उसने ऐसा सोच तो लिया था, लेकिन इस सोच को अमली जामा पहनाने में इसे 2-2.5 साल लग गए। इस दौरान में वो एक बेटे का बाप भी बन गया। काशिफ इस वक्त लगभग 2 साल का था। फैसला कर लेने के बाद फैसल अपने घर से निकलने में इतना लेट क्यों हुआ, ये एक अलग बहस है और एक मुकम्मल कहानी का तकाजा करती है। अलगर्ज कुछ अर्सा पहले फैसल अपने घर वालों से झगड़ा करके ससुराल में आ गया था, जहां छोटा दामाद यानी कि इमरान पहले से रिहाइश पजीर था। चंद रोज़ अमनो अमान से गुजर गए। अमीना बेगम का फ्लैट 3 कमरों और एक बड़े कॉमन पर मुश्तमिल था। एक कमरे में वो खुद रहती थी, एक राबिया और इमरान को दे रखा था और तीसरा ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। जब फैसल बीवी बच्चों समेत आन टपका तो अमीना इससे ताउन करने पर मजबूर हो गई। ताहम इसने वाज़ेह अल्फाज में फैसल से कह दिया था, देखो बेटा, तुम अपने घर वालों से झगड़ा करके आए हो, मैं तुम्हें अपने पास रख तो लूँ, मगर इस तरह मेरी पोजीशन ख़राब हो जाएगी, सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा। इमरान भी तो आपके साथ रह रहा है, फैसल ने दलील दी। जब किसी को इमरान के रहने पर एतराज़ नहीं था तो मुझ पर क्या एतराज़ होगा। तुम्हारे और इमरान के केस में बहुत फ़र्क है बेटा, अमीना बेगम ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा। इमरान शादी के फ़ौरन बाद यहाँ रिहाइश पजीर हो गया था और अब इस बात को 1 साल होने को आया है। इसके यहाँ रहने पर किसी के एतराज़ न करने का एक अहम सबब ये भी है। इसने लम्हे भर को रुक कर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इमरान के वालिदैन और बहन भाइयों में से कोई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो जहाँ पर काम करता है इसी शख्स ने इसके रिश्ते और बाज़ शादी में अहम किरदार अदा किया था और हमारे दरमियान शादी से पहले ही ये बात तय हो गई थी कि इमरान मेरे साथ ही रहेगा। मैं राबिया को रुखसत करके बिल्कुल अकेली नहीं होना चाहती थी। इमरान के सेठ फजल करीम को मेरी मतलूबा नुमा तजवीज़ पसंद आई और वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया था। शायद ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं है। अमीना बेगम ने तवक्कुफ़ करके सवालिया नज़र से फैसल की तरफ देखा तो वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वाकई ये बात मुझे पता नहीं थी। अमीना बेगम सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हुई बोली, अगर इमरान के वालिदैन या करीबी रिश्तेदार ज़िंदा होते और इनसे इसका मेल जोल भी होता तो शायद मुझे मुख्तलिफ फ़ैसला करना पड़ता। हो सकता है कि इस सूरत में मैं इस रिश्ते से इनकारी कर देती। मैं तो ये चाहती थी कि राबिया मेरी नज़रों के सामने रहे। और आंटी, फैसल क़िता कलामी करते हुए बोला, आपकी बातों से लगता है कि आपको राबिया से ज़्यादा मोहब्बत है। मारिया भी तो आखिर आपकी बेटी ही है ना। तुम गलत समझ रहे हो बेटा, अमीना बेगम ने बड़ी रसान से कहा, मेरे लिए मारिया और राबिया बराबर हैं।
इन दोनों से मैं एक जैसी मोहब्बत करती हूँ, न थोड़ी कम न थोड़ी ज़्यादा। लेकिन ये एक फितरी बात है कि वालिदैन को अपनी औलाद में सबसे छोटे का ज़्यादा ख्याल होता है, और इसकी वजह यह है कि वो अपनी सबसे छोटी औलाद को बुढ़ापे का सहारा समझने लगते हैं, और उन्हें हर लम्हा यही धड़का लगा रहता है कि अगर वो इन्हें छोड़कर चला गया तो वो किसके आसरे पर ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारेंगे। क्या तुम्हारे वालिदैन नौरीन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते? आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फैसल ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बोला, इन बातों में उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, बस आप हमें अपने साथ रख लें, मैं आपको माकूल किराया अदा करूँगा। आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहें। किराया तो इमरान भी दे रहा है, लेकिन मसला पैसों का नहीं फैसल, अमीना बेगम ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारे वालिदैन के एतराज़ात और नाराज़गी से डरती हूँ, और सच्ची बात तो यह है कि वो एतराज़ करने में हक बजाने भी होंगे। अगर मेरा कोई बेटा होता और वो मुझसे लड़ झगड़ कर अपनी ससुराल में डेरा डाल देता तो मैं इस बात को बिल्कुल पसंद न करती और फ़ौरन उसकी ससुराल पहुंचकर खूब हंगामा करती। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी आंटी, समझ रहा हूँ। फैसल ने इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन ये भी तो देखें कि मेरा अम्मी अब्बू से झगड़ा किस बात पर है। मेरा इनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ या रंजिश तो है नहीं। मैं तो इतने अरसे से महज राबिया की खातिर लड़ता रहा हूँ। अम्मी और नौरीन ने इसके खिलाफ बड़ा मजबूत महाज बना रखा है। और अब्बू? वो एक लम्हे के लिए थमा, फिर तंज़िया अंदाज में बोला, अब्बू ने तो हमेशा अम्मी के हाँ में हाँ मिलाई है। वो तो किसी भी मामले में ये तक देखने की ज़हमत गवारा नहीं करते कि क्या गलत है और क्या सही। इस घर में मेरे लिए मस्जिद क़याम करना मुमकिन नहीं था। तंग आकर मैंने घर छोड़ा है, और आप मुझे बहुत मायूस कर रही हैं। मैं तुम्हें मायूस नहीं कर रही बेटा, बल्कि हक़ाइक़ से आगाह कर रही हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। अगर घर छोड़ना नागुज़ीर है तो अलग कोई किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर दो। मैं तुम्हें अपने यहाँ रखूँगी तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। ख़ास तौर पर तुम्हारे घर वाले यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें वरगलाया है। मैं मारिया की माँ हूँ, तो मेरी पोजीशन की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। वो एक लम्हे तक खामोश रहने के बाद इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आंटी, मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे आपकी पोजीशन का भी बड़ा ख्याल है। एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरे घर वालों ने आपके ख़िलाफ़ कोई हंगामी कदम उठाने की कोशिश की तो मैं इनको खातिर खा जवाब दूँगा। आपको इस सिलसिले में परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक अपने हाँ ठहराने का सवाल है, तो वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर इजाफ़ा करते हुए कहा, अगर आप अपने घर में कोई दुश्वारी महसूस करती हैं तो दूसरा फ्लैट हमें खाली करा दें। मैं आपको एडवांस की रकम तो नहीं दे सकता, अलबत्ता ये मेरा वादा है कि इतना ही किराया अदा करता रहूँगा जितना इस वक्त आपको मिल रहा है। अमीना बेगम ने चौंक कर अपने दामाद की तरफ देखा और गहरी सोच में डूब गई। हाफिज़ अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर पर 2 कमरों का एक फ्लैट था जिसका नंबर 301 था। मज़कूरा फ्लैट किराए पर उठा हुआ था और ये अमीना बेगम ही की मिल्कियत था। उसके शौहर लियाकत शाह ने ज़िंदगी में दीगर अच्छे कामों के अलावा एक नेक काम ये भी किया था कि इस रिहायशी इमारत में 2 फ्लैट खरीद लिए थे, जो उसकी बेवा और यतीम बच्चों के लिए एक अजीम सहारे से कम नहीं थे। 402 में अमीना बेगम खुद रिहायश पजीर थी और 301 उसने किराए पर उठा रखा था। फैसल ने अभी गुफ्तगू के दौरान में इसी फ्लैट की जानिब इशारा किया था। देखो बेटा, अमीना बेगम ने गहरी संजीदगी से कहा, पहली बात तो ये कि मैंने वो फ्लैट 11 माह के एग्रीमेंट पर दिया हुआ है, जिसमें से अभी सिर्फ 4 माह गुजरे हैं, 7 माह बाकी हैं। उसूली तौर पर मैं 1 माह का नोटिस देकर वो फ्लैट खाली करवा सकती हूँ, लेकिन इस सूरत में फ्लैट का कब्ज़ा हासिल करने के लिए मुझे किराएदार की एडवांस रकम वापस करना होगी, जो कि अभी मेरे हाथ में नहीं है। अलावा इसी अगर कहीं न कहीं से रकम का बंदोबस्त हो भी जाए तो फिर भी फ्लैट खाली होने में कम से कम 1 माह तो लग ही जाएगा। लिहाजा वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर गोया हुई, 1 माह से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता फैसल। इस मौके पर मारिया ने पहली मर्तबा लब कुशाई की।
वो भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन अभी तक उसने सास दामाद की गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया था। वो अमीना बेगम से मुखातिब होते हुए बोली, अम्मी एक काम ये हो सकता है कि। कौन सा काम? अमीना बेगम ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सवाल कर दिया। मारिया ने जवाब दिया, फैसल जहाँ काम करता है वहाँ से कुछ रकम उधार ले लेता है। इस तरह फ्लैट के एडवांस का मसला हल हो जाएगा। आप ऐसा करें कि आज ही किराएदार को 1 माह के नोटिस पर फ्लैट खाली करने के लिए कह दें। आप इसके सामने ये मजबूरी रख सकती हैं कि आपको फ्लैट ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए और ये 1 माह जब तक वो फ्लैट खाली होगा। तुम लोग क्या करोगे? अमीना बेगम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जवाब में फैसल की निगाह मारिया की सिमत उठ गई, ऐसे तासुरात के साथ कि इस सवाल का जवाब उसे देना चाहिए। चुनाचे मारिया ने हिम्मत करते हुए कह दिया, ये 1 माह हम आपके साथ रह लेंगे। ठीक है, अमीना बेगम ने एक लम्हा सोचने के बाद कहा। लेकिन एक बात तुम दोनों को जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर इस 1 माह के दौरान में फैसल के घर वालों ने मुझे निशाने पर रखकर कोई फसाद मचाने या फड्डा करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम लोगों से कोई ताउन नहीं करूँगी। मंजूर है, उन्होंने बैक ज़बान कहा। इस गैर तहरीर शुदा शरीफाना मुआहदे के बाद फैसल और मारिया ने अपने 2 साला बेटे काशिफ के साथ अमीना बेगम के घर के ड्राइंग रूम में बाकायदा डेरा लगा लिया। अगर मवाज़ने और तकाबुल की नज़र से देखा जाए तो अमीना बेगम का रवैया खासा सख्त और गैर जज्बाती दिखाई देता है। ठीक है, फैसल उसका दामाद था और मौजूदा सूरत हाल में उसके घर वाले कोई भी तनाज़ा खड़ा कर सकते थे, लेकिन अमीना बेगम के तहफ़्फ़ुज़ात से क़िते नज़र मारिया उसकी बेटी थी और 1 माह होने के नाते उसे अपने रवैये में नुमायाँ लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए था। ऐसे संगीन मौक़े पर माएँ अमूमन जिस नौइयत के किरदार का मुज़ाहरा करती हैं, अमीना बेगम का सलूक उससे कतई मुख्तलिफ था। इसका शुमार ऐसी माँओं में होता था जो मसलहत कोशी को मद्देनज़र रखते हुए हर मुमकिन तरीक़ों से बेटियों का घर बसा रहने की कोशिश करती हैं। लिहाजा इस मकसद के हुसूल के लिए इन्हें बसा औक़ात इंतहाई सख्त फ़ैसले भी करना पड़ते हैं। चंद रोज़ बाद अमीना बेगम को यह एहसास हुआ कि उसके अंदेशे बेबुनियाद थे। फैसल के घर वालों में से किसी ने आकर ये पूछने की ज़हमत भी गवारा नहीं की कि वो कहाँ और किस हाल में है। वैसे इसने हिफ्ज़े मातक़दम के तौर पर किसी गैर मुतल्लिक़ा शख्स से मारिया की ससुर तक ये खबर पहुँचा दी थी कि वो लोग घर से निकलकर कहाँ पड़ाव डाले बैठे हैं, लेकिन जब इधर से कोई मुस्बत या मनफी रद्द-ए-अमल सामने न आया तो उसने भी अपनी तशवीश भरी सरगर्मियों को ठंडा कर दिया। इसके साथ ही एक मुआविन मामला ये भी हुआ कि उसके किराएदारों को नया घर ढूंढने में मुश्किलात का सामना होने लगा। चुनांचे फैसल और मारिया का अमीना बेगम के यहाँ क़याम तूल पकड़ता चला गया। सब कुछ अमनो अमान से चल रहा था कि अंदरूने खाना एक तूफ़ान धीरे धीरे सर उठाने लगा। अमीना बेगम के ख़दशात खालिसतन बैरूनी थे, मगर जब दोनों दामादों में नोक झोंक का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके कान खड़े हो गए। हर गुज़रते दिन के साथ ये नोक झोंक बढ़ती चली गई और फिर इस तनाज़े की आवाज़ें फ्लैट नंबर 402 से बाहर भी सुनाई देने लगीं। ये चपकलिशी सिलसिला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि एक रोज़ दोनों हमज़ुल्फ़ बिल्डिंग के बाहम दस्तों गिरेबां पाए गए थे। ये नज़ारा मैंने अपने ऑफिस की खिड़की में से देखा था। इस ज़बरदस्त धींगा मुश्ती में फैसल ने इमरान को मैले कपड़ों की तरह बड़ी बेदर्दी से धो डाला था। इसके बाद की सूरत हाल मैं बयान कर चुका हूँ। अगले रोज़ अमीना बेगम मेरे चैम्बर में मौजूद थी। इसे यहाँ तक पहुँचाने में ग़ालिबन हाथ मुश्ताक ही का था। वो मुझे गुज़िश्ता रोज़ ही इसकी यकीनी आमद के बारे में बता चुका था। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और उसे बैठने के लिए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर बाइज़्गी बैठ गई, फिर चारों जानिब नज़र दौड़ाकर मेरे चैम्बर का जायज़ा लेने लगी, जैसे ये इत्मीनान करने की कोशिश कर रही हो कि मुश्ताक के मशवरे को मानकर उसने कोई गलती तो नहीं की। मैं इस दौरान में बग़ौर उसे देखता रहा। अमीना बेगम की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। कद मुनासिब, बदन मुतनासिब
और रंग गोरा। इसकी सेहत तसल्ली बख्श थी। इस उम्र में अमूमन औरतों की ऐसी सेहत बाकी नहीं रहती। वो एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। मेरा ये अंदाज़ा हालिया था और वो अपनी जवानी में किसी कदर हसीन और जमील रही होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इससे कहा, अमीना बेगम, मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ मुझे आपकी आमद के मकसद के बारे में मुख्तसरन बता दिया था, लेकिन ज़ाहिर है तफसील तो आप ही को बयान करना होगी। बात ख़त्म करते ही मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया, फिर मुंतज़िर सवालिया नज़र से अमीना बेगम की तरफ देखने लगा। उसने खकार कर गला साफ किया, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मुश्ताक भला आदमी है। उसने मुझे आपकी पेशेवराना सलाहियतों के बारे में बताया है और इस बात का भी यकीन दिलाया है कि आप मुझे मुश्किल की इस घड़ी से निकाल लेंगे। मैं तो अजीब सी आजमाइश में डाल दी गई हूँ। पता नहीं ये कैसा इम्तहान है। वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझसे ज़्यादा मेरी दोनों बेटियां अज़ाब में आई हुई हैं। फैसल की मौत ने जहां मारिया को बेवा किया है, वहां इमरान की गिरफ्तारी ने राबिया के मुस्तकबिल की राहें तारीक कर दी हैं। मैं मानती हूँ इमरान और फैसल में बड़ी रंजिशें पल रही थीं, लेकिन मैं इमरान की फितरत और आदत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो लड़ाई भिड़ाई तो शायद करने के लिए आमादा हो जाए, मगर किसी इंसान की जान लेना इसके बस की बात नहीं। मैं ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि फैसल को इमरान ने कत्ल किया है, लेकिन पुलिस इमरान पर ऐसा ही इल्ज़ाम लगा रही है। देखें अमीना बेगम, इसके खामोश होने पर मैंने गहरी संजीदगी से कहा, पुलिस ने अगर आपके छोटे दामाद को बड़े दामाद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, तो इस अमल के लिए इनके पास कोई ठोस दलील भी होगी। आप इस हवाले से कुछ बताएंगी? मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक इमरान की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा हाथ असलम नामी एक शख्स का है। वो इस वक्त फैसल के साथ था जब फैसल पर कातिलाना हमला हुआ। असलम ने कातिल का जो खुलिया बयान किया है वो बड़ी हद तक इमरान पर फिट बैठता है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद असलम ने फैसल के वालिदैन से रब्ता किया और इन्हें सूरत हाल की संगीनी के बारे में बताया। खुलिये के हवाले से फैसल के वालिदैन का शक सीधा इमरान की तरफ गया, लिहाजा इनकी निशानदही पर पुलिस ने इमरान को फैसल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके इजाफ़ा करते हुए कहा, मैं समझती हूँ और मुझे यकीन है कि इमरान बेगुनाह है। इसे किसी गहरी साजिश के तहत इस मामले में मुलविस करने की कोशिश की गई है। आपके पास मैं इसलिए आई हूँ कि इमरान की वकालत करते हुए आप इसे इस मुसीबत से निकालें। आपको मेरी नाजुक पोजीशन का एहसास तो हो ही गया होगा। ये एहसास तो मुझे इसी वक्त हो गया था जब मैंने कुछ अर्सा पहले इन दोनों को इस खिड़की में खड़े होकर दस्तों गिरेबां होते देखा था। मैंने अपने कमरे की अक़बी जानिब खुलने वाली खिड़की की सिमत इशारा करते हुए कहा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये तशवीशनाक सूरत हाल आगे चलकर ऐसी हौलनाक शक्ल इख्तियार कर लेगी। मैंने थोड़ा वक्फा दिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक फैसल और इमरान आप ही के साथ रह रहे थे। फिर इनके बाहमी तनाज़े के बायस फैसल अपने बच्चे और बीवी के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दोनों दामादों के माबैन किस नौइयत के इख्तिलाफ़ात थे। कोई जवाब देने के बजाय अमीना बेगम मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगीं। मैंने दो टोक लहजे में इस पर वाज़ेह कर दिया, अमीना बेगम, अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं इस केस में वकील सफाई का किरदार अदा करते हुए आपके छोटे दामाद इमरान को इस भंवर से निकाल लूँ, तो फिर आपको मुझसे भरपूर ताउन करना होगा और ताउन का आगाज़ होगा रास्त गोई से। लिहाजा सच सच बताएं, वो कौन से अवामिल थे जो फैसल और इमरान के बीच फसाद जन्म देने का बाइस बने। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो बताने लगी, बेग साहब, इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि दोनों बेटियों में से मेरा ध्यान ज़्यादातर राबिया पर है, इसीलिए इमरान भी मेरे ज़्यादा करीब है। सच्ची बात तो यह है कि वही शख्स करीब होता है जो करीब आने की कोशिश करता है। फैसल ने कभी ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की थी। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर बोली, फितरी तौर पर फैसल को मैंने इमरान से जेलस होते हुए ही देखा था।
فیصل ذرا ذرا سی بات کو اپنی انا اور خودکاری کا مسئلہ بنا لیتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بہنوں یعنی کہ ماریہ اور رابعہ میں بھی تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ جب ایک چھت کے نیچے اور ایک چار دیواری کے اندر اس نوعیت کی صورتحال جنم لے لے تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ضرور سر اٹھانے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ یہی سب کچھ ہمارے گھر میں بھی ہو رہا تھا، جس کا ایک نظارہ چند روز پہلے آپ نے بھی اتفاق سے دیکھ لیا تھا۔ میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں، فیصل عمران کو دبانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اس روز بھی زیادتی کی ابتدا فیصل ہی کی طرف سے ہوئی تھی اور زبانی گالم گلوچ کے علاوہ اس نے عمران کو اچھا خاصا زد و کوب بھی کر ڈالا تھا۔ آپ کی وضاحت اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نے متعاملانہ انداز میں کہا۔ آپ کے پیش کردہ پس منظر میں عمران کی بڑی معقول صورت ابھر کر سامنے آتی ہے، لیکن دوسری جانب فیصل کا غصہ اور زیادتی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اسے عمران سے ایسی کون سی تکلیف تھی جو وہ آئے دن اس سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ آخر عمران بھی تو اسے کچھ نہ کچھ کہتا ہی ہوگا نا۔ میرا خیال ہے کہ عمران فیصل کو سخت ناپسند کرتا تھا، اسے فیصل سے شدید نفرت تھی اور اس نفرت کا سبب رابعہ تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران رابعہ سے شدید محبت کرتا ہے، مگر فیصل رابعہ کو جس نظر… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو امینہ بیگم چونک کر بولی، آپ کو اس معاملے کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق فیصل نظر کا اچھا انسان نہیں تھا، وہ رابعہ پر بری نگاہ ڈالتا تھا۔ رابعہ کی بنسبت عمران نے یہ بات جلدی محسوس کر لی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ واقعی فیصل کی نیت میں ٹیڑھ موجود تھی۔ جب عمران نے اس حوالے سے مجھے بتایا اور میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ رابعہ فیصل کو دولہا بھائی سمجھتی تھی اور وہ اس کے لیے دل میں کسی اور ہی قسم کے جذبات اور ذہن میں کسی اور ہی نوعیت کی سوچ رکھتا تھا۔ اور اس روز بلڈنگ کے باہر جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس کا سبب بھی یہی معاملات تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس دن تو الٹا چور کوتوال کو پیٹے والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اس فتنے کی جڑ میں فیصل بیٹھا ہوا تھا، وہی اصل قصوروار تھا، لیکن بری طرح عمران کو مارا پیٹا گیا۔ اس رات میں نے فیصل کو کھری کھری سنا ڈالی تھیں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی اور پھر بولی، مجھے اچھی طرح یہ محسوس ہو گیا تھا کہ فیصل کو اپنے پاس ٹھہرا کر میں نے سنگین غلطی کی تھی۔ جب میں نے اس کی کوتاہیاں اور غلطیاں گنوائیں تو وہ الٹا مجھ پر گرجنے برسنے لگا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ میں خواہ عمران کی سائیڈ لیتی ہوں۔ میں نے بڑے کڑے الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، میں کس کی مخالف ہوں اور کس کی حامی، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ آج جتنا بڑا تماشا اس بلڈنگ کے اندر اور باہر ہوا ہے، اس کے بعد تم سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ میں اب مزید اپنے گھر کو بے سکون اور برباد نہیں کر سکتی۔ آپ کی اس دھمکی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تیسرے دن ہی وہ ماریہ اور کاشف کو لے کر کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ کہاں؟ گلستان جوہر میں، امینہ بیگم نے جواب دیا۔ یہ علاقہ ابھی آباد ہونا شروع ہوا ہے، اسے نسبتاً کم کرائے پر فلیٹ مل گیا تھا، وہاں رہائش اختیار کیے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور بے بسی سے بولی، یہ ہے تمام کہانی بیگ صاحب۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ عمران کو کسی اسلم نامی شخص کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے، آپ اس آدمی کے بارے میں اور کیا جانتی ہیں؟ کچھ زیادہ تو نہیں جناب، وہ عام سے لہجے میں بولی، سننے میں آیا ہے کہ اسلم بھی اسی دکان پر کام کرتا ہے جہاں فیصل ملازم تھا، اسلم کی رہائش بھی جوہر ہی کے علاقے میں ہے، مجھے پتہ چلا ہے فیصل کو کرائے کا گھر دلانے میں اس نے بڑی مدد کی تھی۔ وقوعہ کی رات اسلم نامی یہ شخص بھی فیصل کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوہر کی طرف جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے امینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، یہی حالات تھے، وہ آہستگی سے بولی۔
फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद दुखी लहजे में कहा, बेग साहब, आप मेरी नाजुक पोजीशन का एहसास कर सकते हैं। फैसल के कत्ल के बाद मारिया बेवा हो गई है। अगर इमरान को कुछ हो जाता है तो राबिया की ज़िंदगी भी जहन्नम का नमूना पेश करेगी। इमरान को कुछ नहीं होगा, मैंने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा। किसी भी तरह आप इमरान को बाइज्जत बरी करवा दें तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो सरापा इल्तिजा बन गई। मेरा दिल गवाही देता है कि इमरान बेगुनाह और बेकसूर है। इसे एक सोची समझी साजिश के तहत इस चक्कर में फंसाया गया है। अगर इमरान कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस नहीं तो मैं इसकी रिहाई के लिए पूरा जोर लगा दूंगा। मैंने अमीना बेगम का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह आपका भला करे बेग साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अमीना बेगम, तसल्ली रखें कि मैंने आपके छोटे दामाद का केस ले लिया है। आप अब मुझे इसके कामकाज और दीगर मसरूफियात के बारे में बताएं, मैं कोई अमली कदम उठाने से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकूं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं कल किसी वक्त थाने जाकर इमरान से भी मुलाकात करूंगा। वो इस वक्त अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। जब तक पुलिस चालान के साथ इसे अदालत में पेश नहीं कर लेती, अमली तौर पर कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी बेग साहब, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तो फिर शुरू हो जाएं, मैंने कलम को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए कहा और वो शुरू हो गई। इमरान जामा कलात मार्केट में कपड़े की एक बड़ी दुकान पर काम करता था। इस दुकान का मालिक सेठ फजल करीम इमरान का बहुत ख्याल रखता था और इमरान की शादी के वक्त भी इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इमरान को फजल करीम के पास काम करते हुए तवील अरसा हो गया था। यही वजह थी कि वो फजल करीम के लिए इंतहाई भरोसे का आदमी था। इतवार के दिन फजल करीम की दुकान बंद रहती थी, लिहाजा इमरान की भी छुट्टी होती थी। इमरान ने इस छुट्टी को इस्तेमाल करने का एक सूदमंद तरीका इख्तियार कर लिया था। इतवार के रोज़ तकरीबन तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहा करते थे। वो इतवार की सुबह मौसम की मुनासबत से चलने वाले कपड़े के 50-60 थान एक टैक्सी में डालकर तारिक रोड पहुंच जाता था। फिर इन्हें खोलकर शटर डाउन दुकानों के सामने अब लटका देता और शाम तक वहां कारोबार करता। जो लोग कराची के बासी हैं और छुट्टी के रोज़ इनका तारिक रोड की तरफ से गुजर हुआ है, वो इन फुटपाथ शॉप्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कपड़ों के ये थान फजल करीम की मिल्कियत थे और उसने इमरान को ये सहूलत दे रखी थी कि छुट्टी के रोज़ वो जितना कपड़ा भी फरोख्त करेगा, इसके प्रॉफिट का निस्फ वो इमरान को देगा। इस तरह एक दिन की मेहनत से इमरान की अच्छी खासी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती थी। तारिक रोड आने और जाने के लिए उसने एक टैक्सी वाले को मुस्तकिल लगवा रखा था। टैक्सी ड्राइवर सफदर अली कपड़े के थानों को चौथे फ्लोर तक चढ़ाने और उतारने में भी उसकी मदद किया करता था। इन दोनों में काफ़ी अरसे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। इसके अलावा भी अमीना बेगम ने मुझे इमरान, उसके कारोबार, फैसल और फजल करीम वगैरह के बारे में बहुत कुछ बताया, जिसमें से नहायती अहम बातों का जिक्र मैं अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मकामात पर करूँगा। मैंने अमीना बेगम के साथ मज़ीद 10-15 मिनट बातचीत की। उसने मेरी मतलूबा फ़ीस अदा की और मैंने इसे भरपूर तसल्ली देकर अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। अगले रोज़ मैंने थाने जाकर इमरान से एक भरपूर मुलाकात कर ली। अदालती रिमांड पर जो शख्स पुलिस की कस्टडी में होता है, इससे मिलना इतना आसान भी नहीं होता। इस काम के लिए बाज़ टोटके आजमाना पड़ते हैं। ऐसे टोटकों का मैं अपनी कहानियों में बारहा जिक्र कर चुका हूँ, लिहाजा इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। इमरान की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। वो दरमियाने कद का मालिक एक मोटा शख्स था। अपनी वज़ेक़त और हरकत व सकनात से वो एक सुलझू और अमन पसंद नज़र आता था। शायद यही वजह थी कि वो इस रोज़ फैसल के हाथों बुरी तरह पिट गया था। इमरान ने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। इस रोज़ इमरान की ज़बानी जो मालूमात मुझ तक पहुँची, इनमें ज़्यादातर बातें वही थीं जो अमीना बेगम पहले ही मुझे बता चुकी थी। ताहम इमरान ने कुछ ऐसे इंकशाफात भी किए जो इसको बेगुनाह साबित करने में माविन साबित हो सकते थे। बस थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके चंद शवाहिद जमा करने की ज़रूरत थी और इस काम के लिए मेरी निगाह में मुश्ताक से अच्छा बंदा और कोई नहीं हो सकता था।
मैंने इमरान की कथा सुनने के बाद इसे तसल्ली दी कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। मैं इसको बचाने के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें आजमाऊंगा। वो खासा मुतमईन और ईजी नज़र आने लगा। मैंने इसे चंद ज़रूरी हिदायत दी, फिर थाने से निकल आया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इस मुलाकात के दौरान मैंने वकालतनामे और दीगर अहम कागजात पर इमरान के दस्तखत ले लिए थे। इमरान से होने वाली ये मुलाकात मेरे लिए खासी इत्मीनान बख्श थी। अगले रोज़ मैंने मुश्ताक को अपने चैम्बर में बुलाया। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वो आज पहली मर्तबा मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ हो। वो रोज़ाना कई मर्तबा मेरे पास आता था, लेकिन आज पहली बार मैंने इसे अपने सामने बैठने की दावत दी थी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये अमीना बेगम के छोटे दामाद का केस तुम ही मेरे पास लेकर आए हो ना? उसने कुछ ऐसे अंदाज में मेरी तरफ देखा जैसे ये काम करके इससे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई हो। एक लम्हे के तफक्कुर के बाद उसने मुताज्जिब लहजे में मुझसे पूछा, जी बेग साहब, क्या हो गया? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ मुश्ताक, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा, और ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब हम करना चाहेंगे। हम? वो मुतामिलाना नज़र से मुझे देखने लगा। हाँ हम, मैंने तायदी अंदाज में कहा। तुम्हारी नज़र में अमीना का दामाद बेगुनाह है ना, और तुम इसकी बाइज्जत रिहाई के भी ख्वाहां हो? जी हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। उसने उस बात में गर्दन हिलाई। तो फिर इमरान को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अदालत के कमरे में और तुम बाहर हाथ पाँव मारोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो गुज़िश्ता 4-5 साल से मेरे साथ काम कर रहा था और मैं मुख्तलिफ केसों में इसकी मदद से छोटे मोटे काम निकलवाता रहता था, लिहाजा वो फ़ौरन से बेशतर मेरा इशारा समझ गया। इसके चेहरे और आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। उसने मायना खेज अंदाज में सर को अस्बाती चुंबिश दी और खासे बलबला अंगेज लहजे में बोला, बताएं बेग साहब, करना क्या है? मैंने अति संजीदा अंदाज में मुश्ताक को फजल करीम, असलम, फरीद मोटर्स के मालिक फरीद खान और चंद दीगर अफराद के बारे में खुसूसी हिदायत देने लगा। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। इस मौके पर मैंने अपने मुवक्किल की जमानत कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरी ये सही बराबर न हो सकी। कत्ल के मुलजिम की जमानत तकरीबन नामुमकिन ही होती है। इस बारे में मैंने पहले भी कई मरतबा वजाहत की है। असलम का नाम इस तगाज़ा के गवाहों में शामिल था। इसी की निशानदही पर पुलिस ने इमरान को फैसल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। इस तगाज़ा के अलावा ये बंदा मेरे लिए भी बड़ी अहमियत रखता था। फैसल और असलम चूँकि एक ही जगह काम करते थे, लिहाजा फरीद खान की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जज ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत को रद्द करते हुए इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और अदालती कार्रवाई के लिए 15 दिन की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आगे बढ़ने से पहले मैं बकुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फैसल की मौत जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी, और वजह मौत वो 2 गोलियां थीं जो उसके सीने में उतारी गई थीं। इन गोलियों ने दिल में जगह बनाई और चंद लम्हात में उसे मौत की आगोश में पहुंचा दिया। जाए बकुआ यूनिवर्सिटी रोड का एक तारीख और सुनसान हिस्सा था। इस ज़माने में आजकल की तरह गुलिस्तान जौहर अभी इतना आबाद नहीं हुआ था। रात के वक्त नीपा चौरंगी से आगे बढ़ें तो हर जानिब सन्नाटे का राज महसूस होता था। कत्ल की ये वारदात भी इसी गैर आबाद इलाके में पेश आई थी। वाक़यात के मुताबिक मकतूल फैसल और उसका साथी असलम मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे कि यूनिवर्सिटी रोड पर मुलजिम अचानक इनके सामने आ गया। उसने हाथ के इशारे से इन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचते हुए कि पता नहीं कौन मुसीबत ज़दा है, मोटरसाइकिल रोक दी। मुलजिम ने बड़ी सूरत से पिस्टल निकाला और यके बाद दीगरे फैसल पर 2 फायर कर दिए।
जो मोटरसाइकिल की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इस सूरत हाल ने फैसल के अकब में बैठे असलम को बौखला दिया। इसी बौखलाहट में इसे मुतलिक एहसास न हुआ कि कब इसने गैर इरादी तौर पर मोटरसाइकिल से नीचे जंप लगा दी थी। जब वो संभला तो हालात का पासा पलट चुका था। फैसल सीने पर 2 गोलियां खाकर ज़मीन बोस हो चुका था। उसके घायल जिस्म ने बड़े ख़तरनाक अंदाज में चंद झटके खाए और फिर ठंडा हो गया। असलम खौफजदा हो गया। उसे ये समझने में कतई कोई दिक्कत महसूस न हुई कि फैसल में अब ज़िंदगी बाकी नहीं रही थी। इसी अफरा तफरी के दौरान में हमलावर कातिल मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। असलम के हवास जब ठिकाने आए तो उसने पहली फुर्सत में फैसल के घर वाक़े समनाबाद फ़ोन करके इन्हें हालात की संगीनी से आगाह किया। असलम की ज़बानी नामालूम कातिल का हुलिया सुनकर फैसल के घर वालों ने फ़ौरन ये फतवा सादिर कर दिया कि वो नामालूम शख्स फैसल के हमजुल्फ इमरान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अगले मरहले पर पुलिस से राब्ता किया गया। हालात वाक़ियात की रोशनी और असलम की निशानदही पर रात 1 बजे इमरान को उसके घर से फैसल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस का एक दिलचस्प पहलू ये भी सामने आया कि इस रात मकतूल के पास कंपनी की एक भारी रकम भी मौजूद थी। लगभग 25,000 रुपये की ये रकम एक छोटे हैंड बैग में महफूज थी। नामालूम कातिल इस हैंड बैग को भी उड़ा ले गया था। यूँ महसूस होता था जैसे कातिल ने महज इस रकम के हुसूल के लिए फैसल को मौत के घाट उतारा था। जैसा कि मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि अदालत की इब्तिदाई कार्रवाई बड़ी खुश्क और बोर होती है, इसलिए मैंने हमेशा इसकी तफसील में जाने से इज्तिनाब बरता है। आज भी ऐसा ही करने का इरादा है। अपने मुलाजिम को मैंने जो फ़राइज़ सौंपे थे, इस दौरान में उसने वो तमाम काम बड़ी खुश असलूबी से निपटा लिए थे। मुश्ताक को मैं पहले भी 1-2 बार ऐसी मुहिम्मात में आज़मा चुका था। वो बहुत अच्छे नताइज देता था। इस पस मंज़र में उसका ये दावा बिल्कुल सच्चा था कि वो मुझसे बहुत कुछ सीखता रहता है। मुश्ताक की फराहम करदा मालूमात से मैं खुश और मुतमईन था। मुझे यकीन था जब इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी तो इब्तिदा ही से मेरा पलड़ा भारी रहेगा। मेरी मालूमात के मुताबिक इस केस में इस वकील ने फैसल के वालिद कफ़ील अहमद की बड़ी मदद की थी, जिसके पास वो मुलाजिम था। ताहम मज़कूरा वकील रियाज बाजवा इस केस में वकील इस्तग़ासा का किरदार अदा नहीं कर रहा था। वो महज कफ़ील अहमद को कानूनी मशवरे दिया करता था। इस दौरान 2-3 मरतबा अमीना बेगम भी मुझसे मिलने दफ्तर आई। इसकी नाजुक पोजीशन को मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता था। वो एक अजीब सी 2 तरफ़ा मुसीबत में गिरफ्तार थी। ताहम मेरी तसल्ली और हौसले ने उसकी ज़हनी सेहत पर ख़ासे खुशगवार असरात मुरतब किए थे। वो किसी हद तक मुतमईन और पुरसुकून दिखाई देने लगी थी। एक बार इसरार करके अमीना बेगम मुझे अपने साथ घर भी ले गई। मैं दफ्तर से फारिग होने के बाद उसके साथ चला गया था। ये इसकी एक छोटी सी बेज़रर ख्वाहिश थी, जिसे पूरा करने में मुझे कोई कबाहत नज़र न आई। इस रोज़ अमीना बेगम की दोनों बेटियों मारिया और राबिया से भी मिलने का इत्तफ़ाक हुआ। इन दोनों बहनों में सिर्फ उम्र और जिस्मानी सेहत का थोड़ा फ़र्क था, ताहम वज़े-क़ते और हुलिये से वो एक ही जैसी नज़र आती थीं। अमीना बेगम ने मुझे बताया, जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी ये बिल्कुल एक जैसी थीं। मेरा नवासा चूँकि मेजर ऑपरेशन से पैदा हुआ था, लिहाजा बाद में मुनासिब एहतियात न करने के सबब मारिया कदरे फ़रबा हो गई है। मारिया को बेवा हुए अभी चंद रोज़ ही गुज़रे थे। मेरा ख़याल था कि वो इद्दत में बैठी होगी और उससे मेरा सामना नहीं हो सकेगा, लेकिन जब मैं अमीना बेगम के घर पहुंचा तो दोनों बहनों से मेरी बाकायदा मुलाकात हुई। मैंने भी इस मौके पर इद्दत के हवाले से कोई सवाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। यह खालिसतन उनका ज़ाती मामला था और मुझे इस घर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक़ हासिल नहीं था। चाय पीने के दौरान में मैंने बारी बारी दोनों बहनों की तरफ देखते हुए कहा, ये जो कुछ भी हुआ मुझे इसका सख्त अफसोस है। मैं फैसल को ज़िंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आप लोगों से गहरी हमदर्दी है। अगर हमसे, खुसूसन मुझसे आपको हमदर्दी है तो फिर आप जल्द से जल्द मेरे शौहर को बाइज़्ज़त बरी करा दें वकील साहब। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही राबिया ने दुखी लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि वो बेगुनाह हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, इसीलिए तो मैंने इमरान का केस लेने का फ़ैसला किया है।
मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन इस सिलसिले में मैं मकतूल की बेवा मारिया की राय भी लेना चाहूँगा। बात ख़त्म करते ही मैंने मारिया की जानिब देखा। वो उलझन ज़दा लहजे में बोली, कैसी राय वकील साहब? इमरान के बारे में, मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इमरान तुम्हारा बहनोई है, तुम कम से कम 1 साल से इसे जानती हो, इसकी आदत व अतवार से वाकिफ़ हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, इमरान इतना संगीन कदम उठा सकता है? बज़ाहिर ऐसा लगता तो नहीं, वो सादा से लहजे में बोली। इमरान बड़े ठंडे मिजाज का मालिक है, इसे बहुत कम गुस्सा आता है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि इसने फैसल की जान ली है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। मैं और आप इमरान को कसूरवार नहीं समझते, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। राबिया और अमीना भी हमारी हम ख्याल हैं। मुमकिन है कि और भी चंद अफराद हमसे इत्तेफाक करते हों, लेकिन ये काफ़ी नहीं। मैं लम्हे भर के लिए सांस हमवार करने को रुका और फिर कहा, ये इसीलिए काफ़ी नहीं कि इस्तग़ासा फैसल का कातिल समझता है इमरान को, जब भी वो इस वक्त जेल की दीवारों के पीछे मुक़य्यद है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके इमरान के लिए अदालत में फ़ाइट करूँगा और इंशाअल्लाह इसे बाइज़्ज़त बरी भी करवा के दिखाऊँगा, मगर इसके लिए आप सबको मुझसे भरपूर ताउन करना होगा। मैंने रुककर सवालिया नज़र से दोनों बहनों की तरफ देखा तो वो बैक ज़बान जल्दी से बोली, हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। बताएं, इस सिलसिले में हमें क्या करना होगा? जब मुनासिब मौका आएगा तो ज़रूर बताऊंगा, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा। फ़िलहाल तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले और दिमाग को बेदार रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी ख़ास और गैर मामूली बात तुम्हारे इल्म में आए तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। ठीक है, हम आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। वो एक मरतबा फिर बैक ज़बान बोली। तुम दोनों में हर ज़ाविये से इत्तेफाक रहे तो इमरान के लिए मुफीद होगा और मुझे भी ये केस हैंडल करने में आसानी रहेगी। मैंने बारी बारी इनके चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। मुमकिन है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आप लोगों को किसी मामले में गवाही के लिए अदालत में भी बुलाऊं, इस लिहाज से ज़हनी तौर पर हमेशा तैयार रहना। जी, हम हर वक्त तैयार रहेंगे, राबिया ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। मारिया बोली, आप हमारी जानिब से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई और मारिया की तरफ देखते हुए पूछा, इस अंधोनाक वाक़ये के बाद ससुराल वालों का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? इनका रवैया तो पहले भी अच्छा नहीं था, वो शिकवे भरे लहजे में बोली। अगर इन्हें अपने बेटे, पोते और बहू का ख्याल होता तो आज हम इनके साथ ही रह रहे होते, हमें यूँ दर दर की ठोकरें न खाना पड़ती। हम जब अम्मी के पास रहने के लिए आए थे तो उन्होंने पलटकर ये देखने की ज़हमत भी गवारा न की कि हम किस हाल में हैं। इमरान और फैसल के झगड़े के बाद हम जौहर वाले फ्लैट में मुंतकिल हुए तो इनमें से कोई वहाँ भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। और अब वो सांस हमवार करने के लिए थमी और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली, अब पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पड़ी हूँ, इनमें से किसी ने मेरी खैरियत जानने की ज़हमत नहीं की। अगर इन लोगों का बेटा कत्ल हुआ है तो मैं भी तो बेवा हुई हूँ, काशिफ भी तो यतीम हुआ है, मैं इनकी कुछ नहीं लगती। लेकिन इसकी आवाज़ जज्बात की शिद्दत के बोझ तले दबकर रह गई। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो बात मुकम्मल करते हुए बोली, लेकिन काशिफ तो आखिर इनका पोता है ना, ये इनका खून है, कम से कम इसी मासूम का ख्याल कर लिया होता। इस सारे पखेड़े में नन्हे काशिफ का क्या कसूर है? बेग साहब, इन लोगों का रवैया बेहिसी की इंतहा को पहुंचा हुआ है, अमीना बेगम ने कहा। इस वक्त वो लोग अपनी सारी तवानाई सिर्फ इमरान को फैसल का कातिल साबित करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गहरी सोच में डूब गया। अमीना बेगम उम्मीद भरे लहजे में बोली, हमारे लिए तो ऊपर खुदा का सहारा है और नीचे आपसे आस लगी हुई है। खुदा के हुजूर तो दुआ ही की जा सकती है। अमली तौर पर मंझधार में फंसी हुई इस नैया को आप ही ने किनारे लगाना है बेग साहब। इंशाअल्लाह ये नैया ज़रूर किनारे लगेगी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। जो लोग अपनी सच्चाई पर कायम रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करते हैं, वो कुदरत वाला ज़रूर इनकी मदद भी करता है। बेशक, अमीना बेगम ने ठोस लहजे में कहा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आमीन, राबिया ने दुआई अंदाज में कहा।
میں نے امینا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو میں ماریہ اور رابعہ سے ایک خاص معاملے پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زود فہم عورت فوراً سے بیشتر میرے مقصد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلدی سے بولی، کیوں نہیں، اور اگر آپ تنہائی کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں تو میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا، آپ کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں۔ پتہ نہیں آگے چل کر اس بات کی کوئی اہمیت ہوتی یا نہیں، لیکن میں اپنے اطمینان کی خاطر یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے مشتاق نے اور بعد ازاں امینا بیگم نے فیصل کی رابعہ پر بری نظر کا جو ذکر کیا تھا، رابعہ اور ماریہ اسے کس انداز میں لیتی تھیں۔ 10 منٹ کی مزید گفتگو کے بعد ساری بات کھل کر سامنے آ گئی۔ رابعہ نے حقیقت کا اعتراف کیا کہ مقتول کی نگاہ میں اسے اپنے لیے ایک خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنے اس احساس کے بارے میں عمران کو بتا دیا تھا۔ پہلے تو عمران کو اس کی شکایت پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے خود بعض مواقع پر فیصل کو قابل مذمت حرکتیں کرتے دیکھا تو پھر وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا، اور یہی مخالفت دونوں دامادوں کے بیچ جھگڑے کا سبب بنی تھی۔ اس روز میں نے اپنے دفتر کی کھڑکی میں سے حافظ اپارٹمنٹس کے سامنے جو مارا ماری دیکھی تھی وہ اسی بد نظر بازی کا نتیجہ تھی۔ عمران اپنی ساس سے بہت قریب تھا اور اس نے یہ سارا معاملہ منوعاً امینا بیگم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ گھر کے اندر ایک گرما گرم نشست ہوئی جس میں فیصل نے خود پر عائد تمام تر الزامات کی تردید کرتے ہوئے وہ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور پھر چند روز بعد ہی وہ ماریہ اور کاشف کو لے کر جوہر والے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ ماریہ نے اس معاملے میں اپنے شوہر کے خلاف کھل کر تو نہیں کہا، تاہم اس بات سے وہ انکار نہ کر سکی کہ فیصل کے نیچر میں اس مرض کے جراثیم موجود تھے۔ پہلے بھی اسے فیصل سے اس نوعیت کی شکایات رہی تھیں۔ میری تسلی کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے ایک اچھی چائے میں لوازمات کے لیے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا اور عمران کے حوالے سے تسلی تشفی دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ اس دوران میں نے اچھا خاصا ہوم ورک کر لیا تھا۔ جج اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ ملزم عمران ایکیوز باکس میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے جو ہدایات دی تھیں وہ اچھی طرح اس کی سمجھ میں جگہ بنا چکی تھیں۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پولیس کی تحویل میں کیے جانے والے ایک والد جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے جج سے درخواست کی، یور آنر، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر یعنی آئی او ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے، اور زیر سماعت کیس میں اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے۔ اس کیس کا تفتیشی افسر سب انسپکٹر صابر حسین تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک موٹی توند والا شخص تھا۔ جج نے فوراً سے بیشتر میری فرمائش پوری کر دی۔ صابر حسین گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھا، صابر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ اس کیس کے انکوائری آفیسر ہیں؟ میں نے اجرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً آپ نے بڑی ٹھیک ٹھاک انکوائری کی ہوگی۔ اسی انکوائری کے سلسلے میں میں آپ سے چند سوالات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ قتل کی اس واردات کی اطلاع آپ تک کب اور کیسے پہنچی؟ کب کا جواب تو یہ ہے جناب کہ ہمارے روز نامچے کے مطابق جمعے کی رات ٹھیک 10:15 پر فون کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی کہ یونیورسٹی روڈ پر قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور اطلاع دینے والے شخص کا نام ہے اسلم۔ یہ وہی اسلم صاحب ہیں نا جن کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر آئی او کی طرف دیکھا جو وقوعہ کی رات مقتول کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں،
वो तائयदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, असलम नामी ये शख्स मकतूल के साथ ही काम करता था और इत्तेफाक से इन दोनों की रिहाइश भी एक ही इलाके में यानी कि गुलिस्तान जौहर में है। न सिर्फ एक इलाके में है बल्कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे। मैंने इजाफा करते हुए कहा, मकतूल को अपने नज़दीक किराए का फ्लैट दिलाने में असलम नामी इस बंदे ने बड़ा अहम और दोस्ताना किरदार अदा किया था। वो महज असबात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने सिलसिला सवालात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और आप वारदात की इस इत्तला के बाद कितनी देर में जाए वकुआ पर पहुंचे थे? हम 10:30 बजे जाए वारदात पर पहुंच गए थे, यानी ठीक 15 मिनट में। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप वकुआ पर पहुंचे तो वहाँ और कौन कौन मौजूद था? मैंने पूछा। एक तो ये असलम ही था, इंक्वायरी ऑफिसर ने जवाब दिया, और चंद राहगीर भी वहाँ मौजूद थे, यानी मकतूल के बुरसा में से अभी वहाँ कोई नहीं पहुँचा था। जी हाँ, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मकतूल के वालिदैन की रिहाइश उधर समनाबाद में है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस नौयत की खबर सुनकर तो उनके हाथ पांव फूल गए होंगे, लिहाजा उन्हें मौके पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। वो हमारे बाद आए थे, मकतूल का बाप कफील अहमद और छोटा भाई कामरान। आपके जवाब से जाहिर होता है कि असलम ने ही आपको फ़ोन करने के अलावा मकतूल के बुरसा को भी इस अंधोनाक वाक़ये की इत्तला दी। जी हाँ, वो मेरी बात मुकम्मल होने से ही पहले ही बोल उठा, इस मुकदमे की FIR और चालान वगैरह में इस बात का जिक्र मौजूद है। हाँ मौजूद है, और मैंने पढ़ा भी है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लेकिन मैं दरअसल आपसे कोई और बात करने वाला था। कौन सी बात? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मकतूल और उसका कुलीग असलम एक ही इलाके यानी कि गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पजीर थे, और कत्ल की ये वारदात यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आई है, जो कि गुलिस्तान जौहर की बगल में से गुजरती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद वजाहत करते हुए कहा, फिर क्या वजह है कि असलम ने मकतूल की बीवी मारिया को इस वाक़ये की इत्तला देना ज़रूरी नहीं समझा? वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी जनाब, लेकिन मेरे इल्म में है, क्योंकि इस सिलसिले में मकतूल की बेवा से मेरी तफसीली बातचीत हो चुकी है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप इस तगासा के नुमाइंदे हैं और असलम इस तगासा का गवाह। मैं तो यही समझ रहा था कि आपको अपने गवाहों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल होंगी। मेरे इस इस्तफसार का उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चिराग के सिलसिले को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फैसल की मौत सीने में उतरने वाली 2 गोलियों के सबब वाक़ई हुई। ये गोलियां किस पिस्टल से चलाई थीं? यानी कि इस वारदात में पिस्टल एक आला कत्ल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मैं लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए पूछा, क्या आपने आला कत्ल बरामद कर लिया? नहीं, इसने कतईयत से जवाब दिया। और वो रकम? जी नहीं, वो भी नहीं मिल सकी। वो खिसियाना सा होकर बोला, ये आपने किस किस्म की तफ्तीश की है? तफ्तीशी अफसर साहब, मैंने फिर तंजिया लहजे में कहा, आला कत्ल का कुछ पता नहीं, लूटी हुई रकम की कोई खबर नहीं, यही है आपकी इन्वेस्टिगेशन? देखिए जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इस तकाज़ा का गवाह असलम एक ऐसा शख्स है जो वारदात के वक्त जाए वकुआ पर मौजूद था। उसने कातिल का जो हुलिया बयान किया था, उसी की रोशनी में हमने मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार किया था, क्योंकि गवाह की ज़बानी कातिल का हुलिया सुनने के बाद मकतूल के बाप और भाई ने बैक ज़बान मुलजिम का नाम लिया था। ये कोई इशारा नहीं था। अलावा इसी मकतूल के बाप ने हमें वो कहानी भी तफसील से सुनाई थी जो कातिल और मकतूल के बाहमी झगड़ों तनाज़ात पर। एक मिनट, मैंने हाथ के इशारे से इसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। फिर चुपते हुए लहजे में पूछा, आपने क्या कहा? कातिल और मकतूल? हाँ, वो कुछ ना समझते हुए बोला, मेरा मतलब है कि इमरान और फैसल। आपके मतलब की सेहत खासी मखदूश है आइयो साहब। मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। फैसल की मौत वाक़ई हो चुकी है, लिहाजा इसे मकतूल कहने पर मुझे और कानून को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक कत्ल का जुर्म साबित नहीं हो जाता, मेरे मुवक्किल इमरान को कातिल कहना कानून और इंसाफ के उसूलों के मनाफी होगा। जब तक ये केस इस अदालत में ज़ेर समाअत है, मेरे मुवक्किल को
मुलजिम के अलावा किसी और टाइटल से पुकारना सरासर ज्यादती वाली बात होगी। बात मुकम्मल करके मैंने जज की जानिब देखा। जज इंक्वायरी ऑफिसर को मुखातिब करते हुए बोला, आइयो साहब, बेग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप आइंदा इस नुक्ते का लिहाज रखें। यस सर, आइयो फर्माबरदारी से बोला। मैंने जरा के सिलसिले को समेटते हुए आइयो से पूछा, साबिर साहब, आपने कब और कितने बजे मुलजिम को गिरफ्तार किया था? रात 1 बजे, उसने जवाब दिया। उसके घर वाक़े हाफिज अपार्टमेंट से। मुलजिम के घर वालों ने आपको इस बारे में क्या बताया था? मैंने पूछा। आइयो ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, घर वालों का बयान है कि वो रात 11 बजे घर पहुंचा था। इन्हीं के बयान के मुताबिक वो रात 11 बजे से पहले कहाँ था? मुलजिम की सास अमीना बेगम ने हमें बताया कि मुलजिम जहाँ काम करता है वो दुकान रात 9 बजे बंद हो जाती है। आइयो मेरे सवाल के जवाब में बोला, अमूमन वो 9:30 बजे तक घर पहुंच जाया करता था, लेकिन बकुआ के रोज़ उसे किसी बंदे से मिलने रनछोड़ लाइन जाना था, इसलिए देर हो गई। अल्लाह आपका भला करे तफ्तीशी अफसर साहब, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। आपने मेरा काम खासा आसान कर दिया है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक इत्मीनान बख्श सांस ली और फिर कहा, क्या आपने इस बात का यकीन कर लिया था कि मुलजिम वकुआ की रात किसी शख्स से मिलने रनछोड़ लाइन गया था? बिल्कुल नहीं जनाब, वो दो टोक अंदाज में बोला। मकतूल फैसल की मौत रात 9-10 बजे के दरमियान वाक़या हुई है। अगर मुलजिम दुकान से छुट्टी करके रनछोड़ लाइन गया था तो फिर वो यूनिवर्सिटी रोड पर कैसे पहुंच गया? मैं ये समझता हूँ। वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर रुका और फिर बोला, मुझे यकीन है कि मुलजिम ने जाए वकुआ से अपनी अदम मौजूदगी साबित करने के लिए ये रनछोड़ लाइन वाली कहानी खड़ी है। हाँ, इस बात के इम्कानात तो हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जी? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। मैंने जो कुछ भी कहा था वो इस्तग़ासा की हिमायत और मेरे मुवक्किल की मुखालफत में जाता था, इसीलिए आइयो को मेरे बात का यकीन नहीं आया था, लेकिन ये सब कुछ मैंने एक ख़ास मकसद के तहत कहा था और इसी मकसद को वाज़ेह करने के लिए मैंने इजाफ़ा किया। जी आइयो साहब, इंसान ख़ता का पुतला है, इसे किसी भी मरहले पर कोई गलती सरज़द हो सकती है, जिसकी पर्दापोशी के लिए वो दरोगोई और बहानेबाजी से काम ले सकता है। तो इसका मतलब है आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं? वो खुश होकर बोला। कौन सी बात? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से बोला, यही कि मुलजिम ने दरोगोई और बहानेबाजी से काम लिया है। बिल्कुल नहीं, मैंने कतईयत से कहा। मैंने इंसानी फितरत की रोशनी में एक इम्कान ज़ाहिर किया है। मैं इस सिलसिले में पूरी यकीन हूँ कि मेरे मुवक्किल ने गलत बयानी से काम नहीं लिया। अलबत्ता आपसे मुझे एक शिकायत है आइयो साहब। कैसी शिकायत? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने गंभीर अंदाज में पूछा, क्या आपने मुलजिम के बयान की तस्दीक करने की ज़हमत गवारा की थी? मैंने ड्रामाई अंदाज में वक्फा लिया और फिर कहा, आपको उसूली और कानूनी तौर पर फ़ौरन इस शख्स से राब्ता करके मुलजिम के बयान की तस्दीक करना चाहिए थी, जिससे मिलने के लिए बकुआ की रात मुलजिम रनछोड़ लाइन गया था, लेकिन अफसोस कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कनखियों से जज की तरफ देखने लगा। मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं आइयो साहब, आपके अधूरे काम को मैं तकमील तक पहुँचाऊँगा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं मज़कूरा शख्स सफदर अली को गवाही के लिए अदालत में ज़रूर लाऊँगा। मेरे इस इरादे पर जवाबन उसने कोई तबसरा या ख़याल आराई करने की कोशिश नहीं की। मैंने रुए सुखन जज की सिमत घुमाते हुए हतमी लहजे में कहा, योर ऑनर, इस्तग़ासा तो आला कत्ल बरामद कर सका है और न ही छीने हुए 25,000 रुपये का कोई अता पता है, लिहाजा मुझे आईओ ऑफिसर से और कुछ नहीं पूछना। दैट्स ऑल योर ऑनर। इसके बाद इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। इस पेशी पर 2 गवाह भुगताए गए। नंबर 1 रफ़ीक अहमद, नंबर 2 फरीद खान। रफ़ीक का ताल्लुक इसी इलाके से था जहां हाफिज अपार्टमेंट्स वाक़ थे। रफ़ीक के बयान के मुताबिक मुलजिम इमरान मकतूल फैसल के ख़िलाफ़ बातें करता रहता था और इन दोनों हमज़ुल्फ़ अफराद के ख़तरनाक झगड़े के बाद तो इमरान को ये कहते हुए भी सुना गया था कि वो फैसल को छोड़ेगा नहीं, अगर उसने अपनी बेइज्जती का बदला ना लिया तो उसका नाम भी इमरान नहीं।
استغاثہ کی جانب سے رفیق کو گواہی کے لیے پیش کرنے کا مقصد استغاثہ کا یہ تھا کہ معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم مقتول کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت رکھتا تھا، لہٰذا ملزم نے موقع نکال کر مقتول کا کام تمام کر دیا۔ میں استغاثہ کے ایسے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ فرید خان اس فرم کا مالک تھا جہاں مقتول کام کرتا تھا۔ فرید خان نے اپنی گواہی میں مقتول کو ایک محنتی، ایماندار اور ذمہ دار شخص قرار دیتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ مقتول کی انہی صفات کی بدولت اس نے اسے ریکوری کا کام سونپا تھا۔ یہ ایک بھروسے والی ذمہ داری تھی۔ فرید خان نے بتایا کہ مقتول نے کبھی اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ فرید خان نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ اس روز مقتول کے پاس لگ بھگ 25,000 کی رقم موجود تھی جو اس نے مختلف پارٹیوں سے کلیکٹ کی تھی۔ مقتول کو واپسی میں چونکہ خاصی دیر ہو گئی تھی، لہٰذا اسی نے مقتول کو مشورہ دیا تھا کہ جمع شدہ رقم وہ اپنے ساتھ گھر لے جائے اور اگلے روز صبح دکان پر آ کر اس کے حوالے کر دے۔ فرید خان کو اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ مقتول اکیلا نہیں، اس کے ساتھ دوسرا ملازم اسلم بھی تھا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب کا ہے اور جمعے کے روز فرید خان کا کاروبار نماز جمعہ کے بعد بند ہو جاتا تھا، اسی لیے اس نے مقتول کو وہ بھاری رقم اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے استغاثہ کے ان دونوں گواہوں پر سرسری سی جرح کی۔ میری نظر میں ان کی اور ان کے بیانات کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اسی کارروائی کے دوران عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر کسی گواہ کو کٹہرے میں لانے سے پہلے وکیل استغاثہ نے جج سے فرمائش کی کہ وہ اس کیس کے ملزم عمران سے چند سوالات کرنا چاہتا ہے۔ جج نے اس کی یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ وکیل استغاثہ بآہستگی ایکیوز باکس کے قریب چلا گیا، پھر اس نے ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرح کا سلسلہ شروع کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم مقتول کو پسند نہیں کرتے تھے؟ ہاں، یہ بات بڑی حد تک درست ہے، ملزم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بعض عادتیں ایسی تھیں جو مجھے سخت ناپسند تھیں۔ حالات و واقعات کی روشنی میں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ تمہارے اور مقتول کے باہمی اختلافات کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ وکیل استغاثہ نے ایک خاص انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کو کم و بیش 1 سال ہوا ہے۔ اس سے پہلے تم مقتول کو جانتے تک نہیں تھے، جبکہ مقتول پچھلے 3 سال سے اس گھر کا داماد تھا جس کے داماد تم بعد میں بنے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے جواب دیا۔ انہی حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ابتدا میں تمہارے اور مقتول کے مابین کوئی ناپسندیدگی یا لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جب سے مقتول نے اپنی سسرال میں رہائش اختیار کی تھی، تمہیں اس کے اندر عیب نظر آنے لگے تھے۔ کسی شے کو قریب سے دیکھنے پر ہی تو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے وکیل صاحب، ملزم نے بڑے سادہ اور پرمعنی انداز میں کہا۔ تو تمہیں مقتول کے اندر ایسی کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تم نے اس کی جان لے لی؟ میں نے کسی کی جان نہیں لی، ملزم نے مضبوط لہجے میں کہا، اور جہاں تک مقتول کی کسی خامی یا خرابی کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً فیملی میٹر ہے۔ میں اس معاملے کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ فیملی میٹر کے الفاظ استعمال کر کے تم سچویشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ صاف الفاظ میں یہ اقرار کیوں نہیں کرتے کہ مقتول کی آمد کے بعد تمہیں اپنے منصوبے کی ناکامیابی کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا؟ جبھی تو تم نے پہلے مقتول کے ساتھ دنگا فساد کیا اور اس لڑائی میں دانستہ پٹے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکو، اور ایسا ہوا بھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، جب تم نے اپنے منصوبے کے پہلے حصے میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر وقوعہ کی رات ادھر یونیورسٹی روڈ پر۔ وہ معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ملزم پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ میرے کون سے منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں؟ سسرال کی جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ، وکیل استغاثہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ جی؟ ملزم حیرت بھری نظر سے اسے دیکھنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ حقیقت سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں
वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, तुम शादी के फ़ौरन बाद अपनी ससुराल में रिहाइश पजीर हो गए थे, बल्कि अगर तुम्हारे लिए घर जमाई के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वकील इस्तग़ासा ने लम्हाती तवक्कुफ़ करके तमस्खुराना नज़र से मुल्ज़िम की तरफ देखा और बोला, तुम बहुत ही चालाक और काइयाँ शख्स हो। चंद रोज़ ही में तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि अमीना बेगम की जान राबिया के अंदर है। तुमने राबिया का भरपूर ख्याल रखने के साथ ही अपनी खूबसूरत अदाकारी के बल पर अमीना बेगम को भी अपनी मुट्ठी में ले लिया। वो हर तरफ तुम्हारे ही गुण गाती थी। अपने छोटे दामाद की तारीफ़ करते हुए उसकी ज़बान नहीं थकती थी। एक दो माह के अंदर ही तुमने अमीना के दिलो दिमाग पर एक जादू सा कर दिया। वो यही समझती थी कि तुम वाक़िअतन दुनिया के अजीम तरीन शौहर और बेमिसाल दामाद हो। वो तुम्हारे खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती थी। तुमने इसे वैसा ही बना दिया था जैसा कि तुम चाहते थे। वो एक मर्तबा फिर रुका, बड़ी गहरी नज़र से मुल्ज़िम की आंखों में देखा और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अगले मरहले पर तुम्हें अपने मंसूबे को फाइनल टच देना था। तुम जानते थे कि अमीना बेगम 50 का हिस्सा अबूर कर चुकी है। तुम्हें चंद साल इसी तरह अदाकारी करते हुए गुजारना था और इसी दौरान में मेरा ख्याल है कि तुम मेरा मतलब समझ रहे हो। फैसल की आमद ने तुम्हारा मंसूबा खटाई में डाल दिया था। तुम्हें अंदाज़ा था कि अगर फैसल कुछ अरसे और वहाँ रुक गया तो फिर तुम्हारे लिए अमीना बेगम के मालो जायदाद को हड़प करना आसान नहीं होगा। जब ही तुमने उसके खिलाफ महाज बनाया और अपनी कोशिशों के नतीजे में बिलाखिर उसे ससुराल से निकाल कर ही रहे। ये बिल्कुल गलत है, मुल्ज़िम ने एहतिजाजी लहजे में कहा। मैंने कभी ऐसे मनफी अंदाज में सोचा भी नहीं था। पता नहीं ये फ़लसफ़ा आप कहाँ से लाए हैं। इस मौके पर मैंने अपने मुवक्किल की हिमायत बेहद ज़रूरी जानी और बाआवाज़ बुलंद कहा, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जज ने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। मतलब यही था कि मैं अपने एतराज़ की वजाहत करूं। मैं वकील इस्तग़ासा की जानिब मुतवज्जा हो गया और सनसनाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया, मेरे फाजिल दोस्त, क्या आप नियतों का अहवाल जानने के दावेदार हैं या आपको टेलीपैथी आती है? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे घूरते हुए बोला, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने जो कुछ भी आपसे पूछा इसमें कहीं अल्फाज या मानी का कोई घुमाव फिराव नहीं है, मैंने चोट करने वाले अंदाज में वजाहत करते हुए कहा। आपने मुल्ज़िम के घिनौने मंसूबे का जो नक्शा मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने खींचा है, इससे यही साबित होता है कि आप या तो इंसान की नीयत का अहवाल जानते हैं या फिर टेलीपैथी की सलाहियत के बलबूते पर आपने मुल्ज़िम का दिमाग पढ़ लिया था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर, मैंने ड्रामाई अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर आपको अपने दावे की सच्चाई साबित करने के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत को वो ठोस सबूत फराहम करना होंगे जिनसे आपके बयानकर्ता मुल्ज़िम के मंसूबे की वाक़ियाती तस्दीक होती हो। वकील इस्तग़ासा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो जल्दी से संभाला लेते हुए बोला, ज़रूरत पड़ने पर ऐसे सबूत अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। उसने मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया था, लेकिन अल्फाज का खोखलापन साफ झलक रहा था। मेरे इस हमले के बाद उसने चंद सरसरी और बेमायनी सवालात करके मुल्ज़िम को फारिग कर दिया। लगे हाथों मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाया और जज की इजाज़त हासिल करके मुल्ज़िम वाले कटहरे के पास पहुंच गया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने वकील इस्तग़ासा के सवालात के जवाब में मकतूल से अपनी नफ़रत का सबब फैमिली मैटर बयान किया है। मेरे फाजिल दोस्त ने इस फैमिली मैटर की तफसील में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन मैं इस अहम हकीकत को मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी समझता हूँ ताकि तुम्हारी पोजीशन वाज़ेह हो सके। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मामला इसलिए भी ज़ेर बहस आना ज़रूरी है कि वक़ुआ से चंद रोज़ कबल तुम्हारे और मकतूल के बीच जो दंगा फसाद हुआ था, इसका पस मंज़र वाज़ेह हो सके, क्योंकि वकील इस्तग़ासा का ये ख़याल है कि वो लड़ाई झगड़ा तुमने महज लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए किया था ताकि तुम्हें अपने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल करने में आसानी रहे। मैं चूँकि वकील इस्तग़ासा की इस थ्योरी से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसलिए भी हक़ाइक़ अदालत के सामने लाना ज़रूरी है। तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज़ हो तो बता दो। मुल्ज़िम के जवाब देने से पहले जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा,
کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے بیگ صاحب کہ جس پر ملزم اعتراض کر سکے؟ جی ہاں جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملزم نے اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دیا ہے، لہٰذا اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جج نے کٹہرے میں کھڑے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے بیگ صاحب کے کسی سوال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ ملزم عمران کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ درست ہے کہ مقتول نظر کا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا؟ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جبھی میں نے اس سلسلے میں وکیل سرکار کے سوال کا بڑا گول مول جواب دیا تھا، یعنی اس معاملے کو فیملی میٹر کا نام دے کر جان چھڑا لی تھی۔ اس نے چند لمحات کے لیے توقف کیا اور پھر ایک گہری سانس کے بعد دوبارہ گویا ہوا، خدا گواہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر مقتول سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ امینہ بیگم کے گھر رہنے آیا تھا تو میں نے اس کی حمایت کی تھی، حالانکہ امینہ بیگم اسے اپنے گھر ٹھہرانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مقتول واقعی نظر کا اچھا نہیں تھا، اس کی نازیبا حرکتوں کی بنا پر ہی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ مثلاً کس قسم کی نازیبا حرکتیں؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ عدالت پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مقتول سے نفرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ آخر اس کی نیت و نگاہ میں ایسی کون سی ٹیڑھ تھی جس نے تمہیں بے حد دل برداشتہ کر دیا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے باری باری آئی آفیسر، وکیل استغاثہ اور جج کی جانب دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مقتول فیصل میری بیوی رابعہ کے لیے اپنے دل میں حوث بھرے جذبات رکھتا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے رابعہ کو خراب نظروں سے دیکھا کرتا۔ آپ جانتے ہیں ایسے معاملات میں عورتوں کی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ کی فطرت اور مزاج کو فوراً سے بیشتر بھانپ لیتی ہیں۔ چنانچہ رابعہ کو بھی یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ فیصل اس کے لیے کس قسم کے خیالات رکھتا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا اور پھر ہم دونوں نے اس گمبھیر معاملے کو امینہ بیگم کے سامنے رکھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا تو میں نے فوراً پوچھ لیا، امینہ بیگم نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ انہوں نے بڑی توجہ سے ہمارا مسئلہ سنا، عمران نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ چند لمحات کے لیے سوچ میں پڑ گئیں، پھر بڑے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولیں، آپ لوگ خاموش رہو، میں 2-4 دن نہایت ہوشیاری سے فیصل کی حرکات و سکنات کا جائزہ لوں گی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر امینہ بیگم کی جانب سے کیا فیصلہ آیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہماری حمایت کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ فیصل کے ارادے واقعی خطرناک ہیں۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں فیصل کی بیوی ماریہ سے بھی بات کی اور آخری مرحلے میں براہ راست ہم سب فیصل کو لے کر بیٹھ گئے۔ فیصل کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، سیدھا یہ ذمہ داری مقتول کی بیوی ماریہ کو سونپ دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کا چال چلن درست کرے۔ اللہ خیر صلاح، میں اس ایشو کی تمام تر تفصیلات سے واقف تھا۔ اس سلسلے میں میری رابعہ، ماریہ اور امینہ بیگم سے کھل کر بات ہو چکی تھی اور انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ضرورت محسوس ہوئی تو وہ گواہی کے لیے عدالت میں آنے کو بھی تیار ہیں۔ میں اس وقت انجان بن کر ملزم سے جو سوال و جواب کر رہا تھا وہ عدالت کے ماحول کا حصہ تھا۔ اگر کسی واقعے کو ایک خاص انداز میں معزز عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے تاثر اور وزن میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ ملزم نے میرے اٹھائے ہوئے نکتے کے جواب میں بتایا، ہم نے پہلے اسی فارمولے پر عمل کیا تھا۔ جب ماریہ نے اس سلسلے میں فیصل سے بات کی تو وہ اپنی اصلاح کے بجائے فوراً بھڑک اٹھا۔ اس نے اس حقیقت کو سراسر الزام قرار دیتے ہوئے ایک ہنگامہ کر دیا۔ 3-4 روز تک ہمارے گھر میں کچہری چلتی رہی۔ آس پڑوس والوں نے اس فتنے کا شور شرابہ سنا، سوال بھی اٹھائے گئے اور پھر وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر یہ ہنگامہ آئے روز بڑھتا چلا گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ بلڈنگ کے باہر ہمارے درمیان خوب مارا ماری ہوئی۔ اس واقعے نے امینہ بیگم کو بہت پریشان کر دیا اور انہوں نے پہلی فرصت میں فیصل کے وہاں سے چلے جانے کے احکامات صادر کر دیے۔ پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر گلستان جوہر میں شفٹ ہو گیا۔
वो एक मर्तबा फिर रुका और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, इस दिन के बाद से अपनी गिरफ्तारी तक मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो किस हाल में रहा और क्या करता रहा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जज ने रूए सुखन मेरी जानिब मोड़ते हुए पूछा, बेग साहब, क्या आप अमीना बेगम और मुलजिम की बीवी राबिया को इस सिलसिले में गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकते हैं? जब हुक्म हो जनाब, मैंने फर्माबरदारी से कहा। इस तगासा ने मेरे मौक्किल को मकतूल का कातिल साबित करने के लिए इस झगड़े को बुनियाद बनाया है। मैं इस फसाद की हकीकत को आशिकारा करने के लिए अमीना बेगम, राबिया और मारिया को अदालत में ला सकता हूँ और इनके अलावा सफदर अली और हफीजुल्लाह को भी। मैंने मायनाखेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो जज ने मुझसे पूछा, ये सफदर अली और हफीजुल्लाह कौन हैं? ये दोनों शरीफुन्नफ्स इंसान हैं और पेशे के एतबार से टैक्सी ड्राइवर हैं। मैंने जवाब दिया, इनकी रिहाइश रनछोड़ लाइन के इलाके में है। और आप इन्हें किस सिलसिले में यहाँ लाना चाहते हैं? जज ने खासे चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये दोनों इस बात की गवाही देंगे कि वक़ुआ के रोज़ मुलजिम इन औकात के दौरान में इनके साथ मौजूद था जो मकतूल की मौत का मुमकिना वक्त बताया गया है, यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब 9 और 10 बजे के दरमियान। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली और फिर बोला, सफदर और हफीज़ की गवाही मेरे मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए काफ़ी होगी जनाब आली। ओह, जज ने एक पुरमाइनी सांस खारिज करने के बाद कहा, फिर तो इन दोनों अफराद को जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए ताकि ये केस किसी किनारे लग सके। मैं इंशाअल्लाह आइंदा पेशी पर इन्हें अदालत में पेश कर दूंगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। फिर तंज़िया अंदाज में वकील मुखालिफ की तरफ देखने लगा। इन लम्हात में वो मुझे बड़ी उलझन में गिरफ्तार दिखाई दिया। सफदर अली और हफीजुल्लाह के तस्करे ने उसे परेशानी में डाल दिया था। जाहिर है, अगर सफदर और हफीज़ सफाई के गवाहों की हैसियत से अदालत में आकर ये बयान दे देते कि मेरा मुवक्किल वक़ुए की रात 9 और 10 बजे के दौरान में जाए वक़ुआ से मीलों दूर रनछोड़ लाइन के इलाके में इनके पास था, तो फिर किसी भी सूरत में मेरे मुवक्किल को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता था। इस सूरत में इमरान को बाइज्जत बरी कर दिया जाता और मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ था। इसी लम्हे जज की आवाज़ मेरी समाज से टकराई, बेग साहब, आप मुलजिम से कोई और सवाल करना चाहते हैं या कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाए? मैंने जल्दी से कहा, बस 2-3 सवालात और जनाब आली। मैं जानता था कि अदालत का मखसूस वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी रह गए थे। मैं जल्दी से अपने मुवक्किल की जानिब मुतवज्जा हो गया ताकि सफाई के गवाहों के लिए राह हमवार की जा सके। मैंने मुलजिम के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, तुम जामा किलात में जिस दुकान पर काम करते हो, वहाँ से अमूमन कितने बजे छुट्टी हो जाती है? रात 9 बजे, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या वक़ुआ के रोज़ भी तुमने 9 बजे ही छुट्टी की थी? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। रोज़ाना छुट्टी के बाद तुम सीधे अपने घर जाया करते थे, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन वाक़ियात व शवाहिद के मुताबिक वक़ुआ की रात तुम लगभग 11 बजे रात अपने घर में दाखिल हुए थे और फिर रात 1 बजे के करीब पुलिस ने तुम्हें अपने हमजुल्फ़ के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताने की पाबंद हो कि रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त तुमने कहाँ गुजारा। जैसा कि मैंने अपने बयान में इस बात की वजाहत कर दी है कि छुट्टी के दिन यानी इतवार को मैं तारिक रोड जाकर बंद दुकानों के सामने कपड़ा फरोख्त करता हूँ, वो निहायती पुरसुकून अंदाज में बताने लगा। इस मकसद के लिए मैंने मुस्तक़िलन एक टैक्सी वाले को लगा रखा है जो रनछोड़ लाइन में रहता है। सफदर अली नामी ये शख्स इतवार की सुबह मेरे घर पहुँच जाता है। हम दोनों कपड़े के थान टैक्सी में डालकर तारिक रोड पहुँच जाते हैं। सफदर मुझे वहाँ पहुँचाने के बाद अपने धंधे पर निकल जाता है। शाम में वो दोबारा मेरे पास आता है और फिर हम सारा माल टैक्सी में डालकर वापस आ जाते हैं। मैंने सफदर अली के लिए इस काम का मखसूस मुआवजा बांध रखा है और काफ़ी अरसे से वो इसी अंदाज में मेरे लिए अपनी टैक्सी की सर्विस दे रहा है। इतना बयान करने के बाद वो चंद लम्हात के लिए रुका और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, वक़ुआ के रोज़ यानी कि जुमे के दिन
सफदर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इसे इमरजेंसी में अपनी माँ को देखने के लिए गांव जाना है और वापसी में 15 दिन या 1 माह भी लग सकता है। वो हरिपुर हज़ारा का रहने वाला है। इसने मुझे रात में रणछोड़ लाइन बुलाया ताकि एक दूसरे टैक्सी वाले हफीजुल्लाह से मेरी मुलाकात करवा सके। सफदर अली ने मुझे बताया कि उसने हफीजुल्लाह को मेरे काम के सिलसिले में बता दिया है। चुनाचे बकुआ के रोज़ मैं दुकान से छुट्टी करके सीधा रणछोड़ लाइन की तरफ चला गया था। पहले मैं सफदर से मिला। सफदर ने मुझे अपने पेशे यानी कि टैक्सी भाई हफीजुल्लाह से मिलवाया। हमारे दरमियान गपशप होती रही। फिर मैं हफीज़ की ही टैक्सी में अपने घर आया था ताकि वो मेरी बिल्डिंग की लोकेशन वगैरह देख ले। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, इसका मतलब है कि तुम रात 9, सवा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सफदर अली और हफीजुल्लाह के साथ मौजूद थे और एक लम्हे के लिए भी यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं जनाब, वो कतईयत से बोला, और फैसल के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे किसी साजिश के तहत इस मामले में घसीटा गया है। मैं एक झटके से जज की तरफ घूमा और आवाज़ बुलंद कहा, जनाब आली, अपनी गिरफ्तारी के वक्त और बाद अज़ां भी मुलजिम ने पुलिस को यही बयान दिया था कि वो वक़ुआ के वक्त सफदर और हफीज़ के साथ रणछोड़ लाइन के इलाके में था। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि पुलिस ने मुलजिम के बयान की तस्दीक के लिए सफदर और हफीज़ को शामिल तफ्तीश करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इस तरह से कि ये बेखबरी बल्कि कोताही समझ से बालातर है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज थोड़ी देर तक अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात का जायज़ा लेता रहा। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप आइंदा पेशी पर सफदर और हफीज़ को गवाही के लिए अदालत में ले आएँ। ओके योर ऑनर, मैंने गर्दन को थोड़ा खम देते हुए कहा। फिर जज ने वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए पूछा, इस्तगासा के मज़ीद कितने गवाहों के बयानात बाकी हैं? इस सिलसिले में सिर्फ 2 गवाह बचे हैं जनाब आली, वकील इस्तगासा ने जवाब दिया, मकतूल का बाप कफील अहमद और मौके का गवाह असलम। ठीक है, आप अगली पेशी पर इन दोनों अफराद की गवाही को भी यकीनी बनाएं, जज ने हतमी अंदाज में कहा। फिर वो पेशकार की जानिब मुड़ते हुए बोला, आइंदा पेशी पर इस केस को सबसे पहले लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में इसे कोई हतमी शक्ल दी जा सके। यस सर, पेशकार ने फरमाबरदारी से कहा। इसके साथ ही 10 दिन बाद की तारीख देकर जज ने अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। लेकिन वकील इस्तगासा सिर्फ कफील अहमद ही को अदालत के कमरे तक ला सका था। इस्तगासा के सबसे अहम गवाह असलम की तरफ से बीमारी का सर्टिफिकेट आ गया था। पहले मकतूल के वालिद कफील अहमद को गवाही के लिए विटनेस बॉक्स में लाया गया। उसने सच बोलने का हलफ उठाया और अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। इसके बाद वकील इस्तगासा मुख्तलिफ ज़ावियों से सवालात करके ये साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ रहा कि मकतूल की सास कोई अच्छी और माकूल औरत नहीं थी, लिहाजा उसने अपनी बेटियों की भी मुनासिब देखभाल और तरबियत नहीं की थी। मारिया जब से ब्याह कर कफील अहमद की बहू बनी थी, उनका घर एक बहुत बड़ी मुसीबत की जद में आ गया था, क्योंकि उनकी अंदरूने खाना आए रोज़ लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो गया था। इसकी सास और नंद से तो बिल्कुल नहीं बनती थी। अलावा अज़ीं वो कफील अहमद और अपने देवर कामरान को भी खरी खरी सुना दिया करती थी। उसने अपने शौहर फैसल को पूरी तरह मुट्ठी में ले रखा था और उसे घर वालों से दूर करने की मंसूबा बंदी करती रहती थी। इस कोशिश में बिलाखिर एक दिन उसे कामयाबी हासिल हो गई और फैसल को वो अपने साथ लेकर मैके चली गई। अलगर्ज कफील अहमद मारिया से फैसल की शादी करा के बेहद पछता रहा था। इसके अलावा वकील इस्तगासा ने गवाह पर जिरा करके ये साबित करने की कोशिश भी की कि पहले ही एक सांप पाल रखा है जिसने सबको डसकर हर शे को हड़प करने का मंसूबा बना रखा है। लिहाजा इस सांप यानी कि मुलजिम इमरान ने मजबूत प्लानिंग करके पहले मकतूल को इस घर से निकलवाया, फिर अपनी राह का कांटा समझते हुए हमेशा के लिए हटा दिया। मैंने अपनी बारी पर इस्तगासा के गवाह कफील अहमद से चंद सवालात किए। इस पर लंबी चौड़ी जिरा का मतलब अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करना था, क्योंकि उसने अपने बयान में और वकील इस्तगासा की जिरा के जवाब में जो कुछ उगला था वो सरासर उसके ज़ाती एहसासात और जज्बात थे। इन मामलात का मेरे मुवक्किल के
कसूरवार या बेगुनाह होने से कोई ताल्लुक नहीं था। फैसल के घर छोड़कर चले जाने से उसके दिलो दिमाग में जो गुबार भरा हुआ था, इसने वही निकालने की कोशिश की थी। लिहाजा मैंने भी इसे 2-4 सरसरी से सवालात की मार मार कर टरखा दिया। मैंने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इसे एक इंतहाई नामाकूल और गैर ज़िम्मेदार बाप साबित कर दिया था, क्योंकि जब फैसल अपना घर छोड़कर अमीना बेगम के यहाँ उठाया था तो कफ़ील का फ़र्ज़ बनता था कि वो अमीना बेगम से मिलकर इस कज़िये को निपटाने की कोशिश करता। हालांकि अमीना बेगम ने उसे ये इत्तला भी पहुँचाई थी, लेकिन फैसल के घर वालों में से किसी ने पलटकर इधर देखने की ज़हमत भी गवारा नहीं की थी। इस पर मुस्तज़ाद ये कि जब फैसल अमीना बेगम के घर से निकलकर गुलिस्तान जौहर में शिफ्ट हुआ तो फिर भी उसके बहन भाई और माँ बाप को इतनी तौफीक ना हुई कि उसके घर में झांकने चले जाते। मैंने भरी अदालत में तंज़िया सवालात के तीर बरसाकर बकौले शख्स से कफ़ील अहमद को डिफ़ॉल्टर साबित कर दिया था। वो विटनेस बॉक्स से निकलते वक्त नदामत भरी नज़र से इधर उधर देख रहा था। मकतूल का बाप होने के नाते जिन लोगों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात मौजूद थे, वो भी अब शाकी अंदाज में उसे घूर रहे थे। कफ़ील अहमद की गवाही के बाद जज की इजाज़त हासिल करके मैंने बारी बारी सफाई के गवाहान को पेश कर दिया। पहले सफदर अली और बाद अज़ां हफीज़ुल्लाह ने बड़े एतमाद से मुअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू इस बात की तस्दीक की कि वक़ुआ की रात मुलज़िम 9 बजे से 11 बजे तक इनके साथ था। यानी इस वक्त को अगर क्लोज़ भी कर दिया जाता तो 9:15 बजे से लेकर 11:45 बजे तक का वक्त बनता था, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक फैसल की मौत रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। गोया इनकी शहादत से ये साबित हो गया कि जब मकतूल फैसल को फायरिंग का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा गया तो मेरा मुवक्किल जाए वारदात से कई किलोमीटर दूर 2 जीते जागते मोतबर किरदारों के साथ मौजूद था। जाए वक़ुआ से अदम मौजूदगी मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी थी। लिहाजा जैसे ही सफाई के गवाहान फारिग हुए, मैंने खकार कर गला साफ़ किया और जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब आली, अब इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं कि मेरे मुवक्किल को कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस करना सरासर इस्तग़ासा की बदनीयती पर मबनी है। मुझे तो इस्तग़ासा की रिपोर्ट के बाज़ हिस्सों पर हैरत होती है कि पुलिस ने किस किस्म की कारकर्दगी दिखाई है। मसलन मैंने ड्रामाई तवक़्क़ुफ़ करके एक इत्मीनान भरी सांस ली और फिर मुलज़िम की ठोस हिमायत जारी रखते हुए कहा, रात को 9 और 10 बजे के दरमियान यूनिवर्सिटी रोड पर कत्ल की एक वारदात होती है। इस वारदात का जिम्मेदार एक ऐसे शख्स को करार दिया जाता है जो इन्हीं लम्हात में जाए वक़ुआ से सैकड़ों मील दूर है। फिर हैरान होने की बात यह भी है कि पुलिस तफ्तीशी मुद्दत के दौरान में ना तो आलाए कत्ल बरामद कर पाती है और न ही वो रकम बाजियाब होती है जो कातिल मकतूल से छीन कर ले गया था। मैं मज़कूरा रकम को अफसाना नहीं कहूँगा और न ही इसे रिपोर्ट की भर्ती के ज़ुमरे में लाऊँगा। 25,000 की रकम तो बहरहाल गई है, क्योंकि इसकी तस्दीक इस्तग़ासा का गवाह और इस रकम का मालिक फरीद खान मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने कर चुका है। बस ये पता नहीं चल सका कि रकम गई कहाँ है। मैंने एक मरतबा फिर तवक़्क़ुफ़ किया। हाज़रीन अदालत पर एक उचटती सी निगाह डाली, वकील इस्तग़ासा को नज़रअंदाज करने वाले अंदाज में देखा और दोबारा जज की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, जनाब आली, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि वक़ुआ की रात 9 और 10 बजे के दरमियान यूनिवर्सिटी रोड पर कत्ल की वारदात तो हुई है और अगलब इम्कान भी यही है कि 25,000 की रकम कातिल अपने साथ ले गया है, लेकिन इस डकैत कातिल को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी गिरफ्तारी तो रही एक तरफ, अभी तक तो इसे तलाश करने के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद इस्तग़ासा और पुलिस मिलकर असल कातिल की तलाश में मसरूफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मुवक्किल तो बेगुनाह साबित हो चुका है। इसे इस केस में अब मज़ीद नहीं घसीटा जा सकता। मैंने लम्हाती तवक़्क़ुफ़ के बाद इजाफ़ा करते हुए कहा, जनाब आली, मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी पुरज़ोर अपील है कि मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलज़िम इमरान को बाइज़्ज़त बरी करने के अहकामात सादिर किए जाएँ। मुझे इस बात से कोई ग़र्ज़ नहीं कि असल मुजरिम कौन है, लेकिन बहरहाल इस्तग़ासा को इससे ज़रूर ग़र्ज़ होना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर।
जज ने पहले तो खफगी आमेज नज़र से तफ्तीशी अफसर को देखा, फिर वो वकील इस्तगासा से मुखातिब होते हुए बोला, वकील साहब, इस्तगासा का जो आखिरी गवाह बाकी रह गया है, इसे हर हाल में आइंदा पेशी पर अदालत के कमरे में मौजूद होना चाहिए, ताकि डिफेंस काउंसलर अपनी जिरह से इसकी ज़बान से ये उगलवा सकें कि वक़ुआ पर उसने किस शख्स को कत्ल और डकैती की वारदात करते देखा था। वाक़या तो हालात और शवाहिद और सफाई के गवाहान से तो यही नज़र आ रहा है कि मुलज़िम इमरान संगीन वारदात में मुलव्विस नहीं। फिर वो दोबारा इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला, इस वारदात के असल ज़िम्मेदार को बहुत जल्द कानून की तहवील में होना चाहिए। आईओ मुँह से कुछ नहीं बोला, महज इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में वो शख्स दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी धुलाई के लिए मैं खुसूसी तैयारी करके आया था। मेरा इशारा इस्तगासा के सबसे अहम गवाह असलम की जानिब है। इसकी गैर मौजूदगी ने वकील इस्तगासा के चेहरे पर भी पजमुर्दगी तारी कर दी थी। जज ने वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया, आपका गवाह नज़र नहीं आ रहा वकील साहब। वो आज भी गैर हाजिर है जनाब आली, वकील इस्तगासा ने मरियल सी आवाज़ में जवाब दिया। इस गैर हाजिरी का सबब क्या है जनाब आली? इसकी बीमारी ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली है, वकील इस्तगासा लंगड़ी वजाहत करते हुए बोला। पिछले 2 दिन से वो एक अस्पताल में दाखिल है। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, इसका मतलब है उसने हवा का रुख देख लिया है। ये रुख उसने अपनी आंखों से देखा हो या उसके सरपरस्तों ने दिखाया हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? गवाह के सरपरस्तों से मेरी मुराद इस्तगासा और पुलिस थी। मेरा इशारा जज के अलावा वकील इस्तगासा और आईओ भी बखूबी समझ गया था। जब भी वो दोनों नापसंदीदा और मानदाना नज़रों से मुझे देख रहे थे। इससे पहले कि जज वकील इस्तगासा से कुछ कहता, मैंने जल्दी से इसे मुखातिब कर लिया। जनाब आली, जैसा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत सब कुछ जान चुकी है, हक़ाइक़ अपनी तमाम तर सच्चाई के साथ मंज़र आम पर आ चुके हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस वारदात से मेरे मुवक्किल का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा करता हूँ कि अदालती कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए इस्तगासा को इस बात का पाबंद किया जाए कि वह अगली पेशी पर हर सूरत अपने आखिरी गवाह पेश करे, ताकि मेरे मुवक्किल की बाइज़्ज़त बर्रियत की राह में कोई रुकावट बाकी न रहे। जज खुद भी यही चाहता था, क्योंकि अब कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा था। ये बात खुल गई थी कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। हालात व वाक़ियात की रोशनी में जज ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वकील इस्तगासा को हिदायत की, अदालत आइंदा पेशी के लिए 2 दिन बाद की तारीख दे रही है। इस पेशी पर या तो इस्तगासा के गवाह को अदालत में पेश किया जाए, और अगर वो यहाँ आने के काबिल नहीं तो फिर इस डॉक्टर को यहाँ आने की ज़हमत दी जाए जिसके वो ज़ेरे इलाज है, ताकि वकील सफाई इससे सवाल जवाब करके ये जान सकें कि इस्तगासा के गवाह को कौन सा संगीन मर्ज़ लाहक है। मुझे इस तशख़ीस में बहुत लुत्फ़ आएगा जनाब आली, मैंने कतरे शोख लहजे में कहा, लेकिन इस तशख़ीस से पहले ही मैं जान चुका हूँ कि इस्तगासा के गवाह को कौन से डॉक्टर के ज़ेरे इलाज आना चाहिए। मैंने मायनेखेज़ अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो जज ने इज़्तिरारी और पूरा दिलचस्प लहजे में पूछा, बेग साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने खंकार कर गला साफ किया और निहायती संजीदगी से कहा, इस्तगासा के गवाह बल्कि चश्मदीद गवाह को रवायती डॉक्टर और रवायती अस्पताल की ज़रूरत नहीं। अगर आईओ साहब डॉक्टर का रोल अदा करते हुए उसे अपने थाने के ट्रायल रूम अस्पताल में एडमिट करके खुसूसी नोयत के इंजेक्शन लगाएं और कैप्सूल खिलाएं, तो मुझे 101% यकीन है कि न सिर्फ मरीज़ बल्कि मर्ज़ को भी बड़ी कामिल शिफा मिलेगी। जज ने मेरे इस मायनेखेज़ मशवरे पर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई और वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में कहा, वकील साहब, बेहतर यही होगा कि आप मेरी हिदायत पर अमल करते हुए 2 रोज़ बाद गवाह या इसके मुआलिज को अदालत में पेश करें। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। इस्तगासा के बीमार गवाह और उसके खुसूसी मुआलिज को अदालत में पेश करने की नौबत ही नहीं आई थी।
انکوائری آفیسر صورتحال کی سنگینی اور اس کی سنگینی میں اپنی نازک پوزیشن کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسی شام استغاثہ کے معزز گواہ اسلم کو اسپتال سے تھانے میں شفٹ کر کے اس کا شافی علاج شروع کر دیا۔ لہٰذا اس معالجے کی تاب نہ لاتے ہوئے اسلم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اسلم چونکہ فیصل کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، لہٰذا وہ اس کے گھریلو حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ پھر جب وہ عمران سے سنگین جھگڑے کے بعد گورستان جوہر منتقل ہوا تو اسلم کے شیطانی ذہن میں ایک خطرناک منصوبے نے سر اٹھایا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ فیصل ریکوری کا کام کرتا ہے، لہٰذا اس کے پاس اچھی خاصی رقم موجود رہتی ہے۔ اندر کے شیطان نے اسے ایک سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں فیصل کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ جب اسلم نے فیصل کے قتل اور رقم کے خرد برد کا اقرار کر لیا تو میرے موکل کی بے گناہی کو سند مل گئی۔ پھر عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ اس کی باعزت برئیت کے احکامات صادر کر دے۔ عمران کی برئیت کی جتنی خوشی رابعہ کو تھی اتنی ہی ماریہ کو بھی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ فیصل ایک شیطانی منصوبے کی بھینٹ چڑھ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، لیکن اگر فیصل کے قتل کے الزام میں عمران کو عدالت سے سزا ہو جاتی تو امینہ بیگم کا خاندان اجڑ کر رہ جاتا۔ قدرت کو اس چمن کی شادابی اور خوبصورتی مقصود تھی، لہٰذا عدالت میں عمران کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ شاید ایسے ہی معاملات کے لیے کہا جاتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔